मीन्स में हम अपना देख रहे हैं, हमारा यूजर जब हमारी ऐप में आया, ठीक है, हमारी ऐप से जब वो आगे जा रहा है, वो स्क्रीन से जो उसके ये आगे उसके ड्रॉप्स हैं, ठीक है, हमारी ऐप में जब वो एंटर होता है, उसके कितने परसेंट यूजर हमारी मेन स्क्रीन तक जाते हैं, ये सारा उसका एनालिसिस है हमारे पास। अब इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम यहाँ पर देखते हैं ना, अभी तो ये बहुत अच्छा डाटा है जिसके अंदर ड्रॉप्स बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर हमें अक्सर ज्यादा ड्रॉप्स भी मिलते हैं। स्क्रीन 1 और 2 के ऊपर बहुत ड्रॉप्स होते हैं हमारे। उसकी सबसे बड़ी वजह मिसकम्युनिकेशन होती है। हमारी कम्युनिकेशन में एरर 3 जगह पे आ सकते हैं। ये बात आप मैंने बहुत मेहनत से सीखी है, बात बहुत हक धक्के खा के कि सबसे पहले हमारा ऐड होता है जो हम चलाते हैं, जिसको हम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बनाने की कोशिश करते हैं, इम्पॉसिबल बनाने की कोशिश करते हैं। उस ऐड के बाद यूजर आता है हमारी स्टोर लिस्टिंग पे। वहां पे हमारी सेकंड कम्युनिकेशन होती है, जहां हमारे स्क्रीनशॉट्स और आइकन लगा होता है। हम वहां पर भी कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम यूजर को वो चीजें दिखाएं जो कि एनहेंस्ड है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है जब हमारी ऐप की स्प्लैश स्क्रीन खुलती है। ये हमारी फाइनल कम्युनिकेशन होती है यूजर के साथ, उसके ऐप के अंदर एंटर होने से पहले। इन 3 कम्युनिकेशंस में अगर कोई मिसमैच हो जाए, यूजर को हम दिखाएं ये कि हम आपको मोबाइल नंबर की लोकेशन बताते हैं, ये ऐड भी यही चले कि मोबाइल नंबर की लोकेशन, ऐप में आप मोबाइल नंबर डालेंगे लोकेशन आ जाएगी। जब स्टोर लिस्टिंग पे जाए तो उसको अंदाजा हो, शक पड़े कि हाँ ऐसे होगा, लेकिन जब वो ऐप के अंदर आए तो उसको आइडिया होता है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक कहानी सुनाई गई है। तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि यूजर वहां पे सेकंड स्क्रीन पे ड्रॉप हो जाता है। वो यूजर आपको कभी वापस नहीं मिलेगा क्योंकि उससे आपने मिसकम्युनिकेशन कर दी। दिस इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी थिन लाइन। इसको किस तरह से गुजरना होता है, गेमिंग में तो ये बहुत प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि गेमिंग में ग्राफिक्स को एनहांस किया जा सकता है, मगर एप्स के मामले में भी हम अक्सर बहुत सारी ऐसे फीचर्स क्लेम करते हैं जो एक्चुअली होते नहीं है। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल एक ऐप होती है जो कि आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी मॉनिटर करती है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की ऐप कहते हैं उसको, या उसको आप अपनी पल्स मॉनिटरिंग की ऐप कहते हैं, जो कैमरे के ऊपर उंगली रख के करवाते हैं काम। उसके अंदर हम बाजुकात ऐसे स्क्रीनशॉट्स और ऐसे ऐड चलाते हैं जैसे ये एक मेडिकल ग्रेड ऑपरेटर्स है, लेकिन जब वो ऐप चलती है तो वो ऑफ कोर्स मेडिकल ग्रेड फंक्शनैलिटी नहीं प्रोवाइड करती। ये एक मिसमैच हो जाता है जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। रिटेंशन को आके ये चीज सबसे पहले हर्ट करती है, तो ग्रोथ के अंदर हैम्पर करती है। दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर एज वेल। आगे चलिएगा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज। रिटेंशन वर्सेस मोनेटाइजेशन, इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन आंसर में बात कर लेंगे। आगे चलें, लेट्स कम टू द क्वेश्चंस नाउ। हमारा हाफ एन आवर हो गया, लेट्स कम टू द एफएक्यूज। जी मेहदी, पहला सवाल। Oh, with the constant changes in Google's algorithm and increasing competition, how can app game developers maintain or improve their app games organic visibility? पहले तो मैं सवाल की थोड़ी और एक्सप्लेनेशन दे दूं। साल में 2 दफा मेहदी, अब मैंने आपको मेहदी कंसिडर करना कि आप गूगल है, तो आप थोड़े से उस तरह से, साल में 2 दफा एल्गोरिथम चेंज होता है, एक दफा माइनर चेंज होता है, एक दफा मेजर चेंज होता है। पहले तो थोड़ा सा ये बताएं कि ये एल्गोरिथम चेंज होता क्यों है, और उसके बाद ये बताएं कि इसको हर साल हमने क्या करें तो हमें असर ही नहीं पड़ेगा, इसका हमें इंपैक्ट नहीं आएगा, हमें कोई नेगेटिव चीज नहीं होगी हमारे साथ। प्लीज। अगर मैं एज ए गूगल रिप्रेजेंटेटिव बात करूंगा ना, तो फिर मैं आपको ऐसे डेमोक्रेसी वाले आंसर दूंगा ना कि आपको समझ नहीं आएगी कि क्यों ना मैं पाकिस्तानी डेवलपर बन के आपको आंसर दे दूं। सर, गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने अपनी तमाम मतलब डेवलपर्स कम्युनिटी को सबसे पहले तो इंगेज किया। जब इसने अपने आप को लॉन्च किया और इंगेज किया किसको, किस चीज़ के लिए, कि आप आएँ और हर तरह की एप्लीकेशन और प्रोडक्ट जो है ना बना के आप हमारे पे लॉन्च करें। तो सबसे पहला उसने ये काम किया कि आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल मुफ्त दिया। अगर आप 2012-13 में आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने गेम बना के डाली, 50 कैरेक्टर का टाइटल था, आपने वो डाला, दुनिया का जो मर्जी आप उठा लें। अगर आप एडवांस ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन को स्टडी करते हैं ना, तो उसमें उनकी पूरी हिस्ट्री मेंशन है कि गूगल ने सबसे पहले तमाम डेवलपर्स को इंगेज किया और अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आया। स्टेप 1। स्टेप 2, उसने फिर कुछ अरसे बाद अपना एड नेटवर्क भी मुतारिफ करवा दिया, मोनेटाइजेशन एड नेटवर्क, ठीक है। फिर उसने पब्लिशिंग एड नेटवर्क भी अपना मुतारिफ करवा दिया। उसके बाद अब यहाँ पे आता है जिसको हम लोग एसईओ की टर्म्स में या एएसओ की टर्म्स में एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है ना। वो उसने स्लो 2019 से, अगर आप 17-18 में तो खैर पॉलिसी वायलेशंस और एसोसिएशन की बुनियाद पे उसने अकाउंट्स को टर्मिनेट किया था, लेकिन उसके बाद जब वो आया अपनी सर्च की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है,
कि आप फॉर एग्जांपल गैंगस्टर कीवर्ड लिखते थे और नॉन रेलिवेंट गैंगस्टर गेम्स आपके सामने आ जाया करती थी, क्योंकि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर गैंगस्टर कीवर्ड यूज होता था। तो क्या हुआ, गूगल ने अब इस चीज को श्रिंक किया और देखा कि अब हमारे पास 50 मिलियन से अब डेवलपर मौजूद है, तो लिहाजा अब हम क्या करते हैं कि अब हम इनको थोड़ा सा फिल्टर आउट करते हैं। अब हर तरह का डाटा आ गया ना, तो अब क्या किया उन्होंने अपना जो ईयरली एल्गोरिदम उन्होंने सबसे पहले जो अपना प्लान किया हुआ था 2019 के लास्ट में, वहां से उन्होंने स्टार्ट किया कि सबसे पहले तो अपना कंसोल ही चेंज कर दिया। 2019 के अंदर आके देखें, उससे पहले कंसोल देखें तो उससे पहले क्यूरेटेड ग्रुप्स नहीं थे, उसके बाद क्यूरेटेड ग्रुप्स आना शुरू हुए जो कि 5 हिस्सों में मेंटेन, मतलब 5 हिस्सों पे मुश्तमिल है, जिसमें मेरे ख्याल कंपेयर टू पीयर्स हैं, रिचेस एंड डिवाइसेस हैं, एंड्रॉइड वाइटल्स हैं, रेटिंग एंड रिव्यूज है, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस है, उसके बाद आपका कस्टम पीयर है। कस्टम पीयर भी 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, वो आप खुद सेट कर सकती हो। क्यूरेटेड आपको गूगल ने बना के दे दी क्योंकि उसके बाद कंपटीशन था। वो जो भाई ने अभी शुरू में बताया कि वो ग्रीन रंग की लाइंस हैं, वो दरअसल पीयर, मीडियन एंड परसेंटाइल्स है, जिसपे 3 कैटेगरीज वहां पे मौजूद है, और 3 कैटेगरीज मतलब 100+100+100, मतलब 300 आप कंपेटिटर वहां पे मौजूद है, जिससे कैलकुलेशन आप करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि आप मीडियम से आगे हैं या पीछे हैं। तो वो मीडियम से आगे होंगे तो ग्रीन होगा, पीछे होंगे तो रेड होंगे। इसका मतलब है कि आपने अपनी कन्वर्जन को इंप्रूव करना है। वो दरअसल उस चीज को रिलेट करता है। तो गूगल ने 2020 के अंदर ये काम किया, मतलब ये कार्रवाई कर दी कि सबसे पहले तो उसने अपनी ट्रैफिक को देख लिया कि हम लोग किस किस तरह कर रहे हैं। उसके फौरन बाद उसने अपने 50 कैरेक्टर के टाइटल को श्रिंक करके किया उसको 30 कैरेक्टर्स के ऊपर। ठीक हो गया? अच्छा, क्यों? क्योंकि आप एक ही टाइटल में दो तीन डिफरेंट कैटेगरीज को पहले आप करवा लिया करते थे टारगेट के, यार हम इसमें भी प्ले करें। जैसे प्रिटेंड प्ले थी, किड्स थी, नॉन किड्स थी, हर तरह की आप कैटेगरी के साथ प्ले कर लिया करते थे। लेकिन जब उसने अपना एडवर्ड ऊपर लेकर आना है तो उसके लिए तो ऑर्गेनिक उसको खत्म करना पड़ेगा। जिस बंदे का ऑर्गेनिक है, या जो डेवलपर ऑर्गेनिक लेकर आ रहा है, या जो एएसओ जिसकी मतलब 2017 के बाद एएसओ की जॉब्स मतलब आम होना शुरू हुई थी, एसईओस वाले लड़के लड़कियां एएसओ की तरफ आ रहे थे, तो उसने सबसे पहला तो काम यही करना था ना। तो जो ईयरली सबसे पहले एल्गोरिथम उसने इंप्लीमेंट 2019 में किया, सबसे पहले उसने अपना चेंज किया अपने बिजनेस मॉडल को सेट करने के लिए, ताकि हमारी अब प्ले कंसोल की प्रोडक्ट तो यूज हो रही है, अब क्यों ना एडवर्ड की प्रोडक्ट के ऊपर लाया जाए। ठीक हो गया? तो ये एक टोटल बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है, मतलब इनके प्लान्स होते हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि जब थिंक गूगल पाकिस्तान में आया उसके बाद उन्होंने सबसे पहले चेक किया कि कौन कौन सी कंपनीज के पास किस किस तरह की गेम्स हैं, और जो सीक्रेट पाकिस्तानी एएसओस कर रहे हैं उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो आप गौर करेंगे तो वो टीम्स आती हैं, आफ्टर डैट उनको पता चल जाता है कि यार ये लोग ये हैक्स कर रहे हैं, तो वो उन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता मतलब आप देखा जाए तो उसको थोड़ा फिल्टर आउट कर रहे हैं और उसको टारगेट कर रहे हैं कि उसको खत्म किया जाए। जैसे मिसलीडिंग जो वायलेशन है या मिसलीडिंग पॉलिसी, अगर आप उसको देखें तो अब उसमें कहता है कि यार आपकी जो गेम या आपकी जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीनशॉट्स होनी चाहिए। उससे पहले गूगल इस चीज के ऊपर इन्फोर्समेंट नहीं लेकर आ रहा था। तो आप एक पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि सर उसने अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना है और वो ऑर्गेनिक को कम से कम करेगा, और ऑर्गेनिक सिर्फ उसको मिलेगा जो एडवर्ड के ऊपर ठीक ठाक बजट लगाएगा, और आफ्टर दैट वो अपने प्ले कंसोल के ऊपर इन ऐप रेवेन्यू भी जनरेट करेगा। ठीक है ना? मतलब वो दोनों प्लेटफॉर्म को यूज करेगा। एल्गोरिथम है क्या? एल्गोरिदम क्या है? करता क्या है? एल्गोरिदम करता क्या है? एल्गोरिदम सर काफी तरह के होते हैं, लेकिन जो इस वक्त हम लोग एल्गोरिदम डिस्कस कर रहे हैं उसको नॉर्मली या तो पैंथर कहते हैं या पेंगुइन कहते हैं, मतलब इसमें मुझे कंफ्यूजन है। लेकिन रिसेंटली जो हमारी सीआरओ से डिस्कशन हुई थी गूगल की, वो मुस्तकिल पैंथर या पेंगुइन इस तरह करके उसको मुखातिब कर रही थी। बट इनका काम ये होता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ विजिबिलिटी जो आपकी प्रोडक्ट के साथ लिंक होती है उसको या तो वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। ठीक हो गया? मतलब ये कैलकुलेशन का मैकेनिज्म है कि किस ऐप की क्या पोजीशन है हाँ इन जी टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। जी, इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड्स, सर्च, एक्सप्लोर, विजिबिलिटी, वो उसका काम है। फॉर एग्जाम्पल गूगल ने फैसला करके रखा हुआ है आज की डेट में 17,000 से ज्यादा विजिटर नहीं देना, क्योंकि उसको पता है कि इसकी है ही कन्वर्जन 35%। तो आप अपना ग्राफ देखें, कभी आपने देखा कि 17,000 से डायरेक्ट वो एक्सप्लोर में कोई 2 लाख या 2.5 लाख चला गया? नो, स्लो 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 स्लो, या फिर एकदम ड्रॉप, फिर स्लो स्लो स्लो। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लास्ट 7 डेज, क्वार्टरली ऑफ द मंथ, और मतलब बाई वीकली भी आप चेक कर सकते हैं और मंथली भी चेक कर सकते हैं। आपके सर्टन डाउनलोड्स होते हैं जो मंथली आपको मिल रहे होते हैं, उसी की कैलकुलेशन की बुनियाद के ऊपर आपका होता है। गूगल को पता है कि मैंने इसके लिए कितना थ्रेशोल्ड ओपन करना है, कितना क्लोज करना। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अब अगले सवाल के अगले पार्ट पे आ जाए कि हमने अगर इस
चेंज से को का इम्पैक्ट कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं हर साल? हर साल सबसे पहले तो गूगल जब भी अपना एल्गोरिथम चेंज करेगा तो वो कभी भी ये इस बात को क्लेम नहीं करेगा कि हम अपना एल्गो चेंज करने वाले हैं। वो नई पॉलिसीज लेकर आएगा, नई पॉलिसीज के नाम पर आपको बताएगा, वो आपने डेवलपर्स ने खुद जज करना होता है। तो ये मेरी एक अपनी पर्सनल रिसर्च है, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब भी कोई अपडेट रिगार्डिंग सर्च, रिगार्डिंग एक्सप्लोर, रिगार्डिंग ट्रैफिक आपको गूगल कहे ना कि हम कुछ अर्से में अपनी ट्रैफिक इंप्रूव कर रहे हैं, तो आप अपने आप को तैयार कर लें, ठीक है ना। या गूगल जब भी कैटेगरी, मतलब जो सेकंड एल्गोरिथम गूगल का है वो है कैटेगरी, कैटेगोरिकल आप जब अपनी गेम्स को अपडेट करते हो या उसमें कोई चेंज आता है तो इसका मतलब ये होता है कैटेगरी में आप रैंक कर रहे हो ना, तो उस रैंकिंग के अंदर भी आपको मतलब फेस करना पड़ेगा। और उसके अंदर आपकी जो सर्चिंग है या ट्रैफिक सोर्सेज के ऊपर, उसको भी आपको मतलब उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। उससे पहले पहले आपके पास एक प्रॉपर्ली आपके इनबॉक्स के अंदर ईमेल मौजूद हो कि कुछ अर्से बाद हम लोग इन चीज़ों को अपडेट करेंगे, तो बाकायदा अपने आप को तैयार करिएगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग थोड़ा सा करेंगे। और ड्यूरिंग दिस सेशन, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर दिसंबर में ट्रैफिक सोर्सेज चेंज होनी थी, तो हमने अपनी मेन स्टोर लिस्टिंग के अंदर कोई अब कीवर्ड्स अपडेट नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, उसको एज इट इज पड़े रहने दिया, बट हम ए बी टेस्टिंग करते रहे, ठीक है। तो आपने कोई भी मैसिव अपडेट्स नहीं करनी, प्लीज। अंडरस्टूड, समझ आ गई। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन फसी, व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, हाउ शुड ऐप डेवलपर्स अडैप्ट देयर ASO strategies for different locales and languages to maximize discoverability? Now coming back to the first slide जो हमने ASO की देखी थी, जहां पे लोकलाइजेशन का जिक्र था और कस्टम स्टोर लिस्टिंग का जिक्र था। मैं भी प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा बताएं कि ये फीचर है क्या? आपने ऑलरेडी इसके ऊपर काफी सारा काम किया भी हुआ है, तो अगर आपके पास कोई डाटा है तो इनको रेफर कर दें ऑडियंस को कि ये उससे फायदा उठाएं और इसको मजीद अच्छी तरह समझ लें। ऑलरेडी काफ़ी सारा मटेरियल मेरा लिंक्डइन की प्रोफाइल पे मौजूद है जो कि मैंने फीचर्ड किया हुआ है, बट अगर कोई स्पेसिफिकली चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। ग्रुप आपके सामने मौजूद है, एसो ग्लोबल 1.0 2.0, मैं फिर भी उसके लिए आपको बना दूंगा सेपरेट स्लाइड्स। बट सबसे पहले हम इसको ना स्टेप में थोड़ा सा बांट लेते हैं, क्या ख्याल है? हमने अपनी ऐप को पब्लिश किया, डे फर्स्ट पे लोकलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो दोस्त जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो मेरे साथ मेरे मतलब सीट फेलो भी थे, अब वो कहेंगे कि ये बंदा अपनी बात से मुकर गया, क्योंकि मैं कहा करता था कि यार फौरन लोकलाइजेशन करने की जरूरत है। ठीक है, मैं गलत था सर, आई एम सॉरी। अब आज की डेट में मैं आपको बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि डे फर्स्ट पे लोकलाइजेशन कभी भी ना करें। डिफॉल्ट लैंग्वेज आपने वो रखनी है जो डिफॉल्ट कंट्री आपकी होती है। जरूरी नहीं है कि आपकी सारी एप्स यूएस में के रखें। फॉर एग्जांपल मैं कुछ एप्स ऐसी भी बना रहा हूँ या कुछ गेम्स ऐसी भी उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ जो कि सऊदी अरबिया के लिए, तो मैं उसकी डिफॉल्ट लैंग्वेज सऊदीया रख रहा हूँ या अरेबिक रख रहा हूँ। तो इस तरह डिफॉल्ट लैंग्वेज आप वो रखेंगे जो आपकी टारगेट कंट्री है, मतलब यूएस भी हो सकती है, यूके भी हो सकती है। उसके जब आप ये देख लेते हैं कि इंग्लिश कैटेगरी में कौन कौन से कीवर्ड आपके आफ्टर 10 डेज जिसके ऊपर आपकी रेलिवेंसी क्रिएट हो रही है, वो फिर आप वो देखेंगे। और साथ आप ये देखेंगे रेस्ट ओवर दी वर्ल्ड आपको कहाँ कहाँ से डाउनलोड्स मिल रहे हैं। फिर 1 बाय 1 आप अपना एक ग्रुप्स बना लेंगे, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के नाम से। उसमें आप अपनी लोकलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। कोशिश करें जो आपका कीवर्ड है, और ये भी कोशिश करेंगे जो टाइटल है आपका वो उस कंट्री के अंदर कहीं ट्रेडमार्क तो नहीं है, और कहीं वो टाइटल उस कंट्री के अंदर कुछ मतलब फेमस तो नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारी एक बहुत अच्छी गेम थी, शूटिंग गेम लगा लें, और मैं अपनी एक कंपनी के अंदर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, तो हमारे एक जूनियर एसओ हैं, उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी कि वैसे टाइटल यूनिक था लेकिन उसने इंडियन स्टोर के अंदर जाकर जो नाम रखा अपनी गेम का वो दरअसल यूट्यूब चैनल था किसी का। वो गेम सस्पेंड हो गई। तो ये भी हो सकता है। मतलब लोकलाइजेशन जब आप अपनी मेन स्टोर लिस्टिंग की करते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि हर कंट्री के अंदर वो कीवर्ड्स कितनी वक़्त रखते हैं। पहला तो काम ये करें। और इसकी वेबसाइट मेरे पास मौजूद है, हम लोग नॉर्मली देख लेते हैं ट्रेडमार्क और रजिस्टर कीवर्ड कहाँ से देखे जा सकते हैं। एक तो ये दूसरे नंबर पे इम्पर्सोनेशन को घोल के भी जाए, इम्पर्सोनेशन पॉलिसी उठाएं। और उसके अंदर ना एक बड़ी क्लियर बात उन्होंने की हुई है कि आपने कैसा, मतलब आपकी पॉलिसी क्या, कि आपने किसी और डेवलपर की तरह नहीं दिखना। तो आपने जरूरी नहीं है कि कोई कीवर्ड आपका रजिस्टर्ड हो, और जरूरी नहीं है कि वो ट्रेडमार्क हो, वो कोई फेमस गेम भी हो सकती है। जैसे ABI ग्लोबल के नाम पे लड़के हमारी गेमें बना लेते हैं। स्कीबीडी टॉयलेट उन्होंने रखा, टका के नाम यूज किया, कुछ अर्से बाद गेमें सस्पेंड हो गई। रेनबो फ्रेंड्स के नाम से गेमें बनाई, सस्पेंड हो गई।
तो इस तरह आपने सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है गूगल का मतलब जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किस चीज के ऊपर कायम है। तो आपने उन चीजों का ख्याल रखते हुए भी लोकलाइजेशन करनी है। ये ना हो कि आप मतलब वो कीवर्ड्स अरेबिक में यूज कर रहे हो या किसी और लैंग्वेज में यूज कर रहे हो। सबसे पहले तो लोकलाइजेशन में इस चीज का ख्याल रखना है। और इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, गूगल ट्रांसलेट से खुदा का वास्ता आप जान छुड़ा लें। उसकी रीजन है कि दुनिया की सबसे गंदी ट्रांसलेशन अगर कहीं होती है ना, वो कहाँ होती है? गूगल ट्रांसलेट पे। और सबसे बेहतर ट्रांसलेशन जो है ना, वो कहाँ होती है? आपकी डीपएल के ऊपर। हम अभी तक वो टूल यूज कर रहे हैं। उसके अलावा हमने हजारों ट्रांसलेशन टूल्स यूज कर लिए हैं, इंक्लूडिंग चैट जीपीटी और जेमिनाई, घटिया ट्रांसलेशन। और सही ट्रांसलेशन क्या होती है? क्योंकि मेरे पास तो रिसोर्सेज हैं, इस वजह से जरूरी नहीं है कि अब सबका स्ट्रक्चर हमारी तरह हो। हम यूं करते हैं कि हम सब जो ट्रांसलेशन डीपएल से करवाते हैं, एक दफा उस कंट्री के कोई मतलब, अब आपका यहाँ पे नेटवर्क होगा तो उस कंट्री के किसी रेजिडेंट से आप फॉर एग्जांपल पोर्चुगीज में या वियतनाम में या अरेबिक में आप एक दफा उसे कहते हैं कि यार एक दफा ये पढ़ लो, अगर आपको कहीं कहीं से गलत लग रहा है तो उसको दुरुस्त कर लो, ठीक है ना। एक तो ये कर ले। क्यों? और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए नहीं कर सकते, अगर आपको वहां पे करना पड़ रहा है हाई, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को तो कम से कम आप जरूर एक दफा वेरीफाई कर लें, क्योंकि आपकी 80% कन्वर्जन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की वजह से इंप्रूव होती है। और ये आप कहीं मुझे कहें तो मैं आपको लिख के भी दे दूंगा। ठीक हो गया? तो लोकलाइजेशन में सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने अपनी मेन स्टोर लिस्टिंग को इंप्रूव करना है। सेकंड स्टेप ये है कि आप देखें कि आपकी कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर कितनी ऑडियंस है। फॉर एग्जांपल इंडिया, अगर आप इंडिया से कम 12 से 13 लाख या लाख सवा लाख यूजर पर मंथ लेकर आ रहे हो, तो आप सीपीपी इंडिया की उस सूरत में अलहदा बनाओगे कि आपकी प्रोडक्ट उस कंट्री के अंदर एक मतलब डिफरेंस क्रिएट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर मेरी शूटिंग गेम है तो मैं उसकी सीपीपी बना लूंगा इंडिया में। अगर मेरी कोई ऐसी ऐप है मतलब वीडियो डाउनलोडर है, तो मैं उसकी सीपीपी इंडिया में बना लूंगा, क्योंकि इंडिया में वीडियो डाउनलोडर यूज होता है नेटिव लैंग्वेज के साथ। और इसी तरह अगर मेरी कोई ड्रेसअप गेम होगी तो मैं उसकी सीपीपी बनाऊंगा। ठीक हो गया? लेकिन अगर मेरी कोई रनर गेम है तो मैं उसकी सीपीपी नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। वो मेरा मेन स्टोर लिस्टिंग से काम चल जाएगा। हाँ, लेकिन उस स्पेसिफिक कंट्री से अगर मुझे कोई 2-2.5 लाख डाउनलोड 15 डेज के अंदर या 5 लाख डाउनलोड पर मंथ आ रहे हैं, तो मैं सीपीपी बना के कोई 10% या 20% ऑडियंस पे टेस्ट कर लूंगा कि मेन स्टोर लिस्टिंग और सीपीपी में मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है। समटाइम ये सक्सेसफुल होता है, समटाइम ये सक्सेसफुल नहीं होता। दूसरे नंबर पे सीपीपी अलहदा बनाने का बेनिफिट ये होती है रीजनल, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये होती है रीजनल जब आप बनाते हैं तो उसमें कंट्रीज आ जाती हैं, प्लस सीपीपी मीन कस्टम प्रोडक्ट पेज कस्टम स्टोर लिस्टिंग, ठीक है ना। तो ये रीजनल होती है। उसमें यूं होगा, आप कंट्री वाइज को टारगेट करोगे, कंट्रीज के साथ आप उस कंट्री की तमाम लैंग्वेजेस को भी टारगेट करोगे। फिर आपके पास एक डाटा होना चाहिए इस बुनियाद के ऊपर के लोगो जो आपका यूजर है उसके जो मोबाइल की डिफॉल्ट लैंग्वेज है, क्या वो इंग्लिश यूएस है या इंग्लिश इंडियन है, ठीक है ना। तो ये आपके पास डाटा होना चाहिए। फिर आप उसको ऐसे डिफॉल्ट लेके चलोगे, फिर वो मेन पेज आपका वहां से बूस्ट करना शुरू करेगा। 1 बाय 1 आप उसको सेटअप करोगे, मतलब सबसे पहले मेन स्टोर लिस्टिंग, फिर आपने रीजनल वाइज। ये हो गया आपका पहला हिस्सा कंप्लीट। रीजनल वाइज कैसे बनाएं, उसको इंप्रूव करने के लिए आपको गूगल एड्स कैंपेन की सीपीपी आपको ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। वो आप पहले यूआरएल बेस चलती थी, लेकिन होता यूं था कि जो मेन यूजर है ना आपका, वो आपकी मेन स्टोर लिस्टिंग के ऊपर ही हमेशा लैंड करता था अगर आप यूआरएल बेस बनाते हो, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम थी, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज को सेपरेट कर लिया। अगर आप गूगल एड्स आईडी देते हैं अपनी स्पेसिफिक सीपीपी के ऊपर, तो उस पेज के ऊपर ही आप लैंड करवाते हो। उससे क्या जरूरत है कि फर्स्ट आपका लोकलाइजेशन वाला मामला हल हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंट्री इंडिया को टारगेट करते हो और वहां पे होली या कोई इंडियन त्योहार है, तो आप उसके रिगार्डिंग अपने क्रिएटिव सेट करोगे और अपने मेन स्टोर लिस्टिंग जिसकी कन्वर्जन ऑलरेडी 40+ होगी उसको नहीं डिस्टर्ब करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप एक नया पेज बनाकर वो कैंपेन के थ्रू आप उसको उसके अंदर डाउनलोड या एट्रीब्यूशन लेकर आएंगे, और उसके बाद आप चेक करेंगे कि एनालिटिकल टूल्स के थ्रू या एमएमपीस के थ्रू के आया कि आपको यहाँ से कितना रिटर्न्स हो रहा है, इस कैंपेन को आगे लेके चले या ना लेके चले। फिर तीसरे नंबर पे है कीवर्ड। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट है वीडियो डाउनलोडर और वो ब्राउजिंग का काम भी कर रही है, तो आप ये चाह रहे हैं कि आप उस वीडियो डाउनलोडर को ब्राउजिंग कैटेगरी में लेके जाओ। तो आप क्या करोगे, आपने वीडियो डाउनलोडर का तो ऑलरेडी अपना पेज सेटअप किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको वही स्क्रीनशॉट्स अपने किसी अच्छे कंपेटिटर को देख के, जैसे क्रोम को देख लें या आप जो अदर मतलब ब्राउजर्स हैं उनको देख लें,
आप क्या करेंगे, आप वहां पर उसकी क्रिएटिव्स आइकॉन वही रखेंगे, लेकिन जो नए स्क्रीनशॉट्स हैं आप उसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे और आप कीवर्ड के अकॉर्डिंग उसको सेट करना शुरू करेंगे, जो कि ऑलरेडी सीपीपी इसके अंदर अवेलेबल है। ये ऑप्शन अभी रिसेंटली मुतारिफ करवाई है कि आप ब्राउजर के अकॉर्डिंगली अपने कस्टम प्रोडक्ट पेज को भी प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप मैक्सिमम कैसे इसे कर सकते हैं, मैक्सिमम ऐसे कर सकते हैं कि आपने डेली बेसिस पे अपने एक्सप्लोर को आपने अपना मतलब देखना है कि आफ्टर 7 डेज एक्सप्लोर में कितना अपलिफ्ट आया, ठीक है ना। और एक्सप्लोर कहाँ से देख सकते हैं, आपको तो यकीनन पता होगा, मैं आपको सिर्फ ऑडियंस को बताने के लिए कि एक्सप्लोर आपको नजर आएगा लिस्टिंग कन्वर्जन एनालिसिस के अंदर जाके, जहाँ पे कंट्रीज होती हैं वहां उसको कंट्रीज को फिल्टर करके ट्रैफिक सोर्सेज में आप जब उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल की तमाम ट्रैफिक आ जाएगी। नंबर 1 सर्च, नंबर 2 एक्सप्लोर और नंबर 3 एड्स। आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑर्गेनिक कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। जी ग्रेट ग्रेट ग्रेट, काफी एक्सप्लेनेशन हो गई इसकी। फंसी, अगले सवाल पे चलें प्लीज। फंसी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस सवाल को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं जरा। इस सवाल पे तब आएंगे जब हमारे पास उस तरह की प्रोडक्ट्स भी होंगी कि हम फीचर की तरफ जा सके। आगे चलें फंसी। थोड़ा सा ना मैं इसको प्लीज 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 महबूब प्लीज। प्रोडक्ट सर बहुत माजरत के साथ वैसी हो ना हो, एक ऑप्शन है आपके पास प्रमोशनल कंटेंट, ठीक है, जैसी मर्जी प्रोडक्ट है। गूगल कहता है $1.6 मिलियन लगाओ, ठीक है, और लास्ट 3 मंथ्स के अंदर आपका जो एक्टिव यूजर है ना वो 1.6 मिलियन होना चाहिए। तो आपको पता होता है कि आपका एक्टिव यूजर 1.6 मिलियन कैसे रहेगा। और इसके बाद वो कहता है $2 मिलियन लगाएं, और $2 मिलियन के बाद आपका जो 28 डेज का जो एक्टिव यूजर है ना वो भी तकरीबन उतना उसके ऊपर स्टे करे। और साथ ही वो कहता है लास्ट 3 मंथ्स के अंदर अगर आपने $40,000 से $50,000 स्पेंड किया मैंने गूगल एड्स के ऊपर, तो वो प्रमोशनल कंटेंट आपको दे देता है। हमने अपनी, हाँ जी, हमने अपनी मतलब सॉफ्ट लॉन्च की गेम्स में भी प्रमोशनल कंटेंट लगाया हुआ है, जिसपे यूजर लिटरली पंजाबी जबान में तारीफें करके गया हुआ है। यार देखो, मैं सवाल आगे कराने लगा था, मैं सवाल आगे करवाने लगा था ये वाला। मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए कि यार अगर कोई सोचता है ना कि यार ये जो गेम्स फीचर्ड होती हैं, नो डाउट प्रोडक्ट कमाल है, नो डाउट प्रोडक्ट अच्छी होती है, ठीक है ना, लेकिन प्रमोशनल कंटेंट आपको ऐसे मिल जाता है। अच्छा, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो डिटेल सेंड कर दूंगा, कोई मसला नहीं। सेम फॉर एप्स एज वेल। सेम फॉर एप्स, सेम फॉर एप्स। यार ये डिटेल में आपसे मैं भी लेता हूं इसके ऊपर। दिस इज सर मैं आपको पूरा लिंक भेजूंगा, तो हम कर सकते हैं। सर पूरा लिंक भेजूंगा मैं आपको, बिलीव मी। बहुत फजूल किस्म का, अगर आप पता क्या सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे एडिटर चॉइस का, आप सोच रहे होंगे टॉप चार्ट का, आप सोच रहे होंगे कैटेगरी रैंकिंग का, ठीक है ना। एक तो ये चीज है, तो एक और चीज है मैं आपको वो भी बताता हूँ, गालिबन आपकी नजरों से नहीं गुजरी होगी। क्या आपने गूगल प्ले पास के बारे में सुना हुआ है? हाँ जी, सुना है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा बताएं। गूगल प्ले पास इज अ सब्सक्रिप्शन सर्विस स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर गेम्स। कि अगर आप एक गूगल प्ले पास ले लेते हैं तो एक सर्टेन नंबर ऑफ, बहुत बड़ी उन्होंने अपनी गेम्स की वो है क्यूरेशन है, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट खेल सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, उस सब्सक्रिप्शन में जो आपने ली हुई है, लेकिन कुछ गेम्स फिर भी गूगल प्ले पास से एक्सक्लूडेड रहती है। मैं इसको मजीद, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप, इसको मैं मजीद एडअप करता हूँ। टीयर 1 कंट्रीज के अंदर गूगल को पता कि हमारा ना प्रीमियम यूजर मौजूद है, वो क्या करते हैं, गूगल प्ले पास की सब्सक्रिप्शन बाय कर लेते हैं। वो जो प्ले स्टोर होता है वो एक अलग होता है, मतलब वो जो उनके सामने प्ले स्टोर आता है ना, वो नॉर्मल प्ले स्टोर नहीं होता जो हमारा होता है, वो सिर्फ सब्सक्राइब्ड यूजर के सामने आता है। और उसके अंदर जो एप्स होती है ना, उसमें ना तो एड्स होते हैं ना उसमें सब्सक्रिप्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक ऐप है, वो है वीडियो डाउनलोडर, वो सक्सेस पे है, ठीक है ना। अब वो इतनी मैक्सिमम सक्सेस के ऊपर है कि उसके ऊपर ANR नहीं है, क्रैशेस नहीं है, डाउनलोड अच्छा है, ऑर्गेनिक अच्छा उठा रही, सारा कुछ है, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन बेसिस है और उसमें एड नहीं है। आप कहते हैं कि अगर आप 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, ऐसे ही है। लेकिन वो यूजर जो कि US में बैठा हुआ है, वो है सब्सक्रिप्शन उसने ली हुई है गूगल प्ले पास की, उसने उसको पे किया हुआ है, तो एक नया प्ले स्टोर होगा जो उसके सामने आएगा और आपकी ऐप वहां पे होगी, उस सूरत में कि आप उसको सबमिट करवाओगे
और वो कंसोल आपके पास नहीं होगा, बल्कि आपने ये करना होता है कि आपने वो सपोर्ट आपसे राब्ता करेगी और उसके बाद वो कहेगी कि क्या आप इसको हमारे प्ले पास के ऊपर लाना चाहते हो, तो आप उनको अपनी एपीके बंडल आईडी वगैरह अपनी क्लोज अल्फा के अंदर दोगे, और जो मेन कंसोल होगा दूसरा वो उनके पास होगा, जो सपोर्ट टीम होगी वो क्या करेगी, वो आपसे राब्ता करने के बाद आपकी जो अल्फा की डबल एबी या एपीके होगी उसको उठाएगी, उसके अंदर एपीआईज मौजूद होंगी प्ले पास की। जब यूजर उस प्ले पास से डाउनलोड करेगा तो वो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन उसकी हुई होगी और नो एड्स होंगे। जितनी देर वो यूज करेगा आपकी ऐप को, उस हिसाब से आपको पेमेंट होगी। मतलब एक ऐसा प्ले स्टोर जिसके ऊपर ना तो यूजर को एड्स देखने पड़ेंगे, ना क्रॉस प्रमोशन देखनी पड़ेगी, और ना ही उसको किसी किस्म की सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ेगी। आपने तो काम किया होगा इसके ऊपर, इज इट किस तरह कंपेयर करेंगे आप इसे, ऑर्गेनिक रेवेन्यू से कंपेयर करेंगे, रिवॉर्डेड से, किस तरह के रेवेन्यू से कंपेयर करेंगे? सर ये है सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, ठीक है, मगर और जब आता है तो ये कितना रेवेन्यू आता है, एड से ज्यादा आता है? 5% से अब आपने देखा मैंने अभी तक, ओके ओके, लेकिन फिर भी एक आपने 5% बहुत होता है, 5% बहुत होता है। मतलब 10 मिलियन पे 5% निकाल लें। परफेक्ट परफेक्ट, बड़ा यार अच्छा हो गया। इसके ऊपर तो हमें एक अलग से सेशन करना चाहिए, स्पेशली फॉर गेमिंग, गेम्स एंड एप्स, इसको तो अलग से डील करना चाहिए हमें। चला ये याद रखना, विल वर्क ऑन इट एज वेल। अगला सवाल करें प्लीज फसी। फसी नाराज तो नहीं है? फसी आज दूसरे कमरे में बैठा है ना, असल में मेरे साथ नहीं बैठा हुआ। with CPI rising, especially in mature markets, what strategies can developers use to optimize their paid user acquisition and still achieve strong ROAS? अच्छा एक मिनट बेटा, इसमें एक सवाल में कुछ ऐड करूँ। सर ये तो दो ये तो क्वेश्चन मसला जेन्युइन है ही है जो एक है, इसके बाद एक और भी मसला आता है, वो ये आता है कि मैं 2 हफ्ते बाद दफ्तर में आऊंगा, मैं आके तला से पूछूंगा तला क्या हुआ, कल की रिपोर्ट में रेवेन्यू नीचे था। सर वो ROAS में CPI चेंज हो गई है। ये इस सवाल का दूसरा पार्ट है, पहले ये वाला कर ले फिर दूसरे वाले पे आ जाते हैं। बिस्मिल्लाह। सर रॉस में सीपीआई चेंज हो गई है। अब यहाँ पे उमर साहब अगला क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आपने मेन स्टोर लिस्टिंग में कोई चेंजिंग्स तो नहीं की, कोई टेस्ट तो नहीं चल रहा? तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर हम ये देखेंगे क्या सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर ये चीज़ नज़र आ रही है कि सब पे आ रही है। अगर तो सब पे नहीं आ रही और सिर्फ एक पे नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये है कि कोई इंजीनियरिंग हमने अपनी तरफ से की है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर हम उसको ट्रैक करेंगे, फिर हमारे पास लास्ट 7 डेज का डाटा होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, वीकली बेसिस के ऊपर आप जुमे वाला दिन ना कसम खा लें कि यार जुमे वाले दिन मैंने जो है ना अपना पूरी वर्किंग करके जानी, लास्ट 7 डेज में मैंने कितनी वर्किंग की हुई है, ठीक है, कितना स्पेंड हुआ, कितना सीपीआई था, एवरेज पर डे तो नहीं देखते हम, पर डे कोई भी नहीं देखता, एवरेज कितना सीपीआई था, फॉर एग्जांपल 0.12 या 0.13 जितना भी था, तो वो आपने कैलकुलेट किया और फिर नेक्स्ट 7 डेज के साथ उसको कैलकुलेट किया, उसके परसेंटेज देखिए कितना अपलिफ्ट हुआ, कितना डाउन हुआ, ये सारी चीजें कर लिया आपने, ठीक है ना। तो अगर तो फिर ये जो आप सीपीआई हाई या सीपीआई लो हो गया ना, सीपीआई हाई और सीपीआई लो होने की रीजन यही होती है कि वहां पे उस कंट्री के अंदर उस सूरत में कि आपको चेंज ना करो, या तो ये गूगल की वजह से होता है। जैसे लास्ट मैंने 15 डेज में बहुत शोर मचाया था कि सीपीआई 98% इंक्रीज हो गया, ठीक है, जिसका 6 था वो 12 हो गया, जिसका 13 था वो 26 हो गया था, ठीक है ना। ये मतलब हुआ था, लेकिन ये किसी की साइड से नहीं था, ये गूगल की साइड से था। रीजन आपका ऑर्गेनिक भी उसी सिलसिले में डाउन हो रहा है। मतलब अगर आपका 10 आपका पेड आ रहा है तो 10 आपका ऑर्गेनिक आ रहा था, तो आपका वो 10 ऑर्गेनिक 0 हो गया था। जीरो हो गया। उस सूरत में भी ना वो चीजें कुछ इंपैक्टफुल होती है, मगर वो एल्गोरिथम की साइड पर होता है। तो सबसे पहले अगर आपका सीपीआई हाई होता है ना, तो आप ये देखा करें कि आपने खुद क्या स्टोर पे चेंजिंग की है, क्योंकि अगर आप स्टोर पे कोई चेंजिंग कर रहे हो तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट सीपीआई पे होता है। डायरेक्ट सीपीआई पे आएगा। इस सवाल के बारे में जरा आप महदीश बताएं। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर लूं, अगर आप चाहते हैं ना कि मतलब कभी भी डिपेंडेंट नहीं हो जाते एक ही एड ग्रुप के ऊपर, क्योंकि आप उसको रेगुलर बेसिस पे देख रहे होते हो ना, तो कोई वायलेशन या अगर आपको नजर आ रहा है ना कोई अच्छा एड परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको सबसे पहले चेंज करें। जो स्टैटिक इमेजेस होती हैं वो ना इतना अच्छा नहीं रेवेन्यू जनरेट करती। आप वीडियो एड्स की तरफ आए, वीडियो एड्स जो है ना आपका 0.01 से भी नीचे मतलब अच्छा इंस्टॉल ले आता है। तो एड ग्रुप्स को कंपेयर करने से ए/बी टेस्टिंग भी आपकी हो जाती है, प्लस आपको ये भी पता लग जाता है कि किस वीडियो के ऊपर आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और जहां पे आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट या अच्छा अपना प्रेजेंट या आपको जिसे कहते हैं शोकेस आपको मिल जाता है ना, उसके ऊपर आप बजट अपना इंक्रीज कर दे ताकि आपको मैक्सिमम उसे डाउनलोड या एट्रीब्यूशन मिल जाए। तो ये है सीपीआई राइजिंग का। इसके बाद एक सवाल को मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। क्या कभी वर्किंग में कोई ऐसा
आपको कनेक्शन मिला है बिटवीन सीटीआर एंड सीपीआई? सर सीटीआर कौन पूछता है? सीटीआर कौन लिफ्ट कराता है? मगर आपके ख्याल में सीटीआर और सीपीआई के बीच में कोई हमारे कोरिलेशन नहीं बनता? टॉप 10 मैट्रिक्स में सीटीआर है ही नहीं। सीटीआर तो की कोई आप वैल्यू अपनी नहीं। एड हम परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? कन्वर्जन, सिर्फ कन्वर्जन, कन्वर्जन। सिर्फ कन्वर्जन। हम सीटीआर को कौन, मतलब जो बंदा सीटीआर एक्सप्लेन कर रहा है ना, इसका मतलब ये वो अभी रिसेंटली एडवर्ट में आया। नहीं, लेकिन अगर आप एड लेवल पे जाके बात करें तो आप फिर एड ग्रुप कैसे चेंज करेंगे? हम एड ग्रुप सीटीआर को देके कभी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है जो आपका रिवॉर्डेड की वजह से सीटीआर इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है ना, या रिवॉर्डेड इंटरस्टिशियल की वजह से सीटीआर इंक्रीज हो रहा होता है। ये बाकायदा फिनोमिना है पूरा। हम लोग हमेशा देखेंगे कन्वर्जन किस पे आ रही है। ओके, तो कन्वर्जन और डाउनलोड, सीपीआई का क्या रिलेशन निकाला आपने? इसका रिलेशन हम यही है कि हम अपनी वीडियोस ऐड करते चले जाते हैं। आपके पैक्स होते हैं ना, बेंचमार्क से पता लग गया कि कितनी कन्वर्जन हो बेंचमार्क से कितनी ऊपर तो सीपीआई पे इंपैक्ट आएगा। सर वो तो सिंपल है, मतलब ये तो बहुत ही सिंपल है कि इतने इंप्रेशन गए, इतनी कन्वर्जन की, दोनों को डिवाइड करें, सीपीआई निकल आया। अच्छा, इसमें मेरे पास एक और सवाल है। पूछे। जैसे हमारे पास एक ऐड है या एक वीडियो है या एक कीवर्ड है, उसका कन्वर्जन रेट कम है, लेकिन उसकी एक्चुअल रोज उसकी जैसे हमें 110 दी हुई है तो वो 115 अचीव कर रहा है, तो उस सूरत में हमें क्या देखना चाहिए? कीवर्ड को नहीं सर, हम मतलब कीवर्ड है या वीडियो है? वीडियो को देखते हैं हम, मतलब ज्यादा जो है ना, मतलब मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है लास्ट 3 इयर्स का, कि पहले हम कीवर्ड को बूस्ट करवाने के लिए कर रहे थे, लेकिन फिर पता लगा कीवर्ड की कोई एक्चुअल वैल्यू है नहीं, क्योंकि एक्सप्लोर और सर्च तो खत्म कर दिया ना उसने। जब आप एड गूगल एड्स की जब आप कैंपेन रन करते हो तो किस पे इफेक्ट आता है? गूगल एड्स पे आता है। आपकी ट्रैफिक सोर्सेज है ना, तो उसमें किस पे इम्पैक्ट आ रहा है? गूगल एड्स पे आ रहा है ना। एक्सप्लोर इंक्रीज हो रहा है ना, आपका सर्च इंक्रीज हो रहा है, वो आपका इंक्रीज होगा मेन स्टोर लिस्टिंग से कोरिलेटेड। तो आप क्या करोगे? अब वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो यूजर है ना आपका, गूगल एड्स का स्पेशली, तो वो सबसे मतलब 60% यूजर ही आपका वीडियो एड से आएगा। ऐसे ही है। ठीक है, वो 1 बाय 1 वो एक दिन में वीडियो नहीं मिल जाएगी। हाँ। इसका एक हैक है, उसका ये हैक ये है कि आप ना, अगर आपकी कोई कंपेटिटर है ना, फॉर एग्जांपल किसी ऐप या प्रोडक्ट का, तो उसकी वीडियोस एड्स आप देख लो, जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग है ना, वो आपको मिल जाएगा। टूल्स, डिफरेंट टूल्स हैं उसके ऊपर मिल जाएगा, तो उस तरह की वीडियो आप बना लो, आपको खुद ही रिजल्ट्स मिल जाएंगे। वो टूल आ गया, सॉरी, वो टूल गूगल एड्स में ऐड हो गया है। वो टूल आप वीडियो देते हैं उसको, वो उसमें से आपको 8-8 सेकंड के चंक्स निकाल देता है खुद ही। सर वो मेच्योर नहीं है अभी। अभी कुछ और नहीं है। मैं मेच्योर नहीं है अभी। हमारी परसों सीआरओ से मीटिंग थी। इसी में क्वेश्चन है। अब देखें, वीडियो है, वीडियो पे कॉस्ट भी सबसे ज्यादा लग रही है, ठीक है, और उसकी कन्वर्जन रेट कम है, लेकिन उसकी एक्चुअल लॉस वो ज्यादा है उससे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? नॉन एलिमेंट होगी ना वीडियो, नॉन एलिमेंट क्यों बना रहे हैं? जी, नॉन एलिमेंट रॉस पूरी है, लॉस पूरी है। नहीं, नॉन एलिमेंट भी नहीं, रेलिवेंट वीडियो है, जो मतलब हम चीज बेच रहे हैं, जो चीज है वही बेच रहे हैं, लेकिन उसका कन्वर्जन रेट कम है, लेकिन उसकी एक्चुअल लॉस ज्यादा है और उस पर कंजप्शन भी हो रही है सबसे ज्यादा। अगर कंजम्पशन हो रही है, लॉस भी ज्यादा है, फिर तो ठीक है। जाना ठीक है, सही है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जरूर। फर्स्ट 10 सेकंड का डिले डाल दिया आपने हमारी ही फिर में। थैंक यू सर। Building an organic traction and social media engagement can be difficult. What strategies can developers use to enhance their organic growth and build an active user base through social channels? जी मैडम। क्या रीजन है कि जो ऑर्गेनिक यूजर आपका, अव्वल तो ऑर्गेनिक नहीं होता, लेकिन जो यूजर आपका सोशल मीडिया से आता है उसकी इंगेजमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है? रीजन उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि जब कोई यूजर आप किसी प्लेटफॉर्म से लेकर आते हैं तो उसका जो एक्चुअल टारगेट इंटरटेनिंग पर्पस होता है ना, वो डिफरेंट होता है। मसलन आप फेसबुक पे बैठे हुए थे, या आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, या आप अपना एक्स यूज कर रहे हैं, या कुछ भी, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आप तो एंटरटेन होने के लिए बैठे थे, आप तो ये चेक करने के लिए बैठे थे कि आपने कौन सी बेकरी से कौन सा डोनट खाना है, ठीक है ना। हाँ, तस्वीरें देख रहे हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपने ये देखना था कि मतलब यूजर है वो क्या कर रहा है। अब उसके सामने फॉर एग्जांपल किसी फेमस कंपनी, जो कि फॉर एग्जांपल टैप नेशन है या होमा है या कोई भी ऐसी कंपनी है जो लेकर आती है अपना वहां पे गेम का एक एड इंट्रोड्यूस करवा लेती है, ठीक है ना।
तो अब अगर तो वो गेम स्केल नहीं हुई भी, वो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है, तो फिर तो आपके पैसे जाया हो गए। उसकी रीजन ये थी कि यूजर 1-2 सेकंड के लिए गेम में जरूर आएगा, मगर जो उसकी मेंटेलिटी होगी ना, वो एक्चुअली फेसबुक वाली थी कि यार इस टाइम मैं मीटिंग में बैठा हूँ या किसी रेस्टोरेंट में गया हुआ है या चाय के साथ उसका डोनट खाने का दिल कर रहा है, तो मतलब ये सारी चीजें बैठ के ना वो बस साथ साथ बैठ के वो स्क्रोलिंग कर रहा है। साइड उसका काम कर उसका रहा उसका काम ना तो आपकी वीडियो डाउनलोडर से कोई वीडियो डाउनलोड करना था, उसका काम ना तो वीपीएन यूज करना था, ना उसका दिल कर रहा था कि वो हाइपर कैजुअली बैठे गेम खेले, उसका कोई माइंड नहीं था। हाँ, अगर तो आपकी गेम में इतना पोटेंशियल है, आपकी प्रोडक्ट में इतना पोटेंशियल है कि वो आप डाउनलोड कराने के बाद 30 दिन के बाद या 20 दिन के बाद उसे खिलवा लें और वो रॉस पूरी करवा लें, फिर तो इफेक्टिव है। अगर नहीं तो फिर सबसे बड़ा जो डिफिकल्टी है ना, वो ये है कि वो आपकी नीश नहीं थी। क्या रीजन है कि फेसबुक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बावजूद एसडीके भी दे दी, जो कि बिडिंग भी कर रही है। क्यों? उसको पता है कि हमने अपनी राइट प्रमोशन गेम खेलते हुए यूजर के सामने ही लेकर आनी है, या हाँ। एप्लीकेशन यूज करते हुए यूजर के सामने ही लानी है। ये रीजन है कि वो डिफिकल्टीज आ रही है। आप लोग जब भी अपनी इस तरह की ऑडियंस को चेक करोगे, इसके अंदर आपके फेसबुक एनालिटिक्स मौजूद होते हैं, तो वो आपको सारे एनालिटिक्स बता देगा और आपको पता लग जाएगा यूजर कहाँ से अबेंडेंट हो रहा है, कहाँ जा रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से चैनल्स हैं, उसमें टारगेट ऑडियंस को देखें, अपने ये जो कंटेंट है, जैसे कि आप लोग टॉप 10 गेम्स देख रहे हो, उसको देखें, तो उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे प्रमोट हो, तो आपका जो बजट होता है ना, हमने कैलकुलेट किया था 10 टाइम लो होता है। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे $10,000 हम लोग मतलब स्पेंड कर रहे हैं, वही हम लोग किसी यूट्यूबर को दे के, मतलब कोई उसमें से $1,000 यूट्यूबर को दे दे, वो उससे ज्यादा अच्छी ऑडियंस ले आता है। ज्यादा रीच आए थे, यस। ठीक है ना? तो एक तो ये है, फिर अपनी आपकी कम्युनिटीज होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, उस सूरत में के ब्रांड है, तो आपकी कम्युनिटीज होनी चाहिए। और मतलब फ्रीक्वेंटली आप गिव अवेज दें या गिफ्ट दें, जैसे कि पबजी है, सीओडी है, या मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस है, इनकी अपनी कम्युनिटीज बनी हुई है। हमारी एक बड़ी अच्छी गेम है हीरो मेकिंग टाइकून, बहुत बेहतरीन उसकी कम्युनिटी सेट हुई हुई है। क्रॉस प्रमोशन करवाएं आप, उसके बाद अपनी क्या कहते हैं उसको साथ साथ अपनी उसके मतलब कीवर्ड्स वगैरह, उसके हैशटैग एएसओ एसईओ, उसकी ये स्ट्रेटजीज को करें, एनालाइज करें किस तरह की ऑडियंस के सामने आपके एड्स आ रहे हैं, वो इंगेज हो रही है, उसके बाद आपको वो अच्छी रॉस देके जा रही है, वो इवेंट बेस्ड होंगे, ठीक है, वो एमएमपीज भी आपकी हेल्प करेंगे इसमें। और कोई भी मतलब उसमें फिर आपको प्रॉपर एक चैनल सेट करना पड़ेगा, टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टा है, या कोई भी, उसमें आपको रील्स बनानी पड़ेंगी। और उस तरह मतलब प्रॉपर एक जैसे प्रोडक्ट बेस है। मैं स्केरी टीचर की तारीफ इसलिए हमेशा करता हूँ क्योंकि उन्होंने इन सब स्टेप्स को फॉलो किया और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को सेट किया। मतलब यूट्यूब चैनल देखो यार आप उनका, जाके कोई गेम खेले ना खेले, वो चैनल है। आइसक्रीम देखो, उनका चैनल है, ठीक है ना, कैप्लेरियन की आइसक्रीम, ठीक है। अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी को इंप्रूव करें। जरूरी नहीं है एक ही पे बैठ गए। अगर आपको पता लग गया कि यार इससे हमें इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि हम इससे मिलता जुलता दूसरा भी बना सकते हैं, तो आप उस तरफ आए। तो यूजर बेस्ड है, फोरम में जिस तरह से काम किया है ना, इट इज वेरी कमेंडेबल। उस टाइम पे कोई एग्जांपल नहीं थी, और अब तो हमारे पास स्केरी टीचर की मिसाल है ना। जब उसने स्केरी टीचर की थी, उस टाइम उसके पास एग्जांपल नहीं थी, उसने पहले पाकिस्तानी ब्रांड है, सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तानी ब्रांड है। अगले क्वेश्चन पे चलें। हम एक क्वेश्चन ही और करेंगे, इसके बाद हम ओपन करेंगे फॉर क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द ऑडियंस, ताकि 15-20 मिनट उसके लिए भी हो हमारे पास। 7:30 तक चला लेते हैं इसको, 1.5 घंटा कर लेते हैं। उमर भाई इसका मैंने आंसर दे दिया है, ये मतलब दोनों मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। आगे चलें। ओ जी, चर्न रिटेंशन का सवाल। रिटेंशन का How सवाल। churn rates can seriously limit app growth? What strategies should developers adopt to reduce churn and improve long-term user engagement? क्वालिटी और यूजर कॉल बैक, मतलब हम जो नोटिफिकेशन देते हैं कोशिश यही करते हैं कि मैक्सिमम क्वालिटी करें। इसमें ऑनबोर्डिंग, क्वालिटी पे हमने काफी बात कर ली। लेट्स टॉक अबाउट कॉल बैक। कॉल बैक का क्या करना है? वही कॉल बैक, मतलब हम जो नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, तो नोटिफिकेशन को जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट, हमने आपको याद होगा फायरबेस के हवाले से बात की थी। और उसमें थोड़ा सा ना एक्सपर्ट डेवलपमेंट की और एक्सपर्ट लाइव ऑप्स मैनेजर की जरूरत होती है कि पर्सनलाइजेशन आपको थोड़ी सी उस तरफ आना पड़ेगा कि आपको पता चले कि यूजर का प्रेफरेंस है वो किस तरफ है, ठीक है ना।
कि आपकी ऐप या आपकी गेम या आपकी प्रोडक्ट के अंदर वो किस चीज़ की तरफ ज़्यादा इंगेज है। तो वो नंबर ऑफ 10,000 यूज़र के ऊपर हम लोग डिसीजन ले लेते हैं, और रेगुलर अपडेट्स होती हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। अगर फॉर एग्जांपल यूज़र को पता है कि आफ्टर 10 डेज 15 डेज वो क्या कर रहा है कि वो आपकी ऐप्स को नहीं भी देख रहा, वो इस तरह का आपका आइकॉन या आपकी कुछ इस तरह की चीज़ है वो जो छुपी हुई है वो स्क्रॉल करता है, वो निकलती चली जाती है। तो एक हम यहाँ पे और भी चीज़ें हैं कि थोड़ा सा आइकॉन जो है ना हम उसको ज़रूर अपडेट कर देते हैं। प्लस इसके अंदर और भी बहुत है, जैसे कि फीडबैक तो हम उस वक्त लेकर आएंगे। मैंने नोट किया था कि फीडबैक मैकेनिज्म आपका उस वक्त होगा कि जब आपकी यूजर को दुश्वारी होगी, और अगर आपका यूजर कहीं पे आके स्टक है और वो आपकी ऐप को यूज नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल जैसे आपने फोटो एडिटर की बात की, तो वो उसने एक दो फिल्टर तो लगा लिए लेकिन आप अपने कंपेटिटर से बहुत पीछे हैं। कंपेटिटर आपका डेली बेसिस पे अपडेट दे रहा है या 15 दिनों के बाद दे रहा है, और आपने एक दफा दे के बस आप खामोशी से बैठे हुए हैं। यूजर ने आपको सब्सक्राइब भी कर लिया, उसके बावजूद वो आपकी ऐप को यूज नहीं कर रहा। तो इसमें फिर वही बात क्वालिटी की आ जाएगी जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसके अलावा आपको मेरा इसमें लानी पड़ेगी। मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि एक ऐप आपने इंस्टॉल करवा ली यूजर से, वो ऐप अगर आपके फोन में पड़ी हुई है, वो ऐप उसने दोबारा ओपन नहीं की, चलो टेक्निकली हमने फायरबेस के थ्रू सेटअप कर भी लिया, फिलोसॉफिकली और यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज द बेस्ट मेथड कि आप उसे मैसेजिंग के थ्रू ऐप में वापस बार बार लाएं? आप रेलिवेंट नोटिफिकेशन दोगे ना उसको। अब हम जब रेलेवेंट नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें हम क्या देखना चाहते हैं कि यूजर की हमको इनसाइट लें, पहले उस इनसाइट की बेस पे नोटिफिकेशन दें उसको, या टाइम देखें? इनसाइट आपको 90% तो फीडबैक पे मिल जाएगी ना, जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया फीडबैक मैकेनिज्म जो है आपका, आप जो ले रहे हो, अब डिपेंड करता है ना कि किस तरह का आपका मतलब एप्लीकेशन है या किस तरह की आपकी प्रोडक्ट है। क्या वो ऐसी प्रोडक्ट है जो कि वाकई यूजर उसको रोज मतलब इंगेज है उसमें, और उसके बाद वो चाह रहा है कि फीडबैक दे दे के उसको इम्प्रूव करवाए। लाइक फेसबुक था, सॉरी टिकटॉक था, टिकटॉक को कुछ मतलब कम उन्होंने क्रिटिसिज्म नहीं देखा। एक वक्त आया था कि 1.1 स्टार के आसपास आ गया था। फिर फेसबुक वो पबजी है, उन्होंने भी कम क्रिटिसिज्म नहीं देखा। तो मतलब 90% फीडबैक तो आपको वहीं से मिल जाएगा, उसी को देख के हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फसी। Balancing monetization and user experience is often challenging, especially with in-app ads. What practices can developers implement to ensure that ad strategies do not negatively impact user attention? रोज का मसला है, ऐप बना ली, स्क्रीन अच्छी बना ली, उसका प्ले सही कर लिया, अब ऐप ओपन आया, ऐप ओपन के बाद मैं होम स्क्रीन पे जिस भी बटन पे क्लिक करता हूँ दोबारा ऐड आ जाएगा। उसके बाद मैं जैसे ही अगले फीचर पे जाता हूँ, उस फीचर में एक सिलेक्शन करता हूँ स्क्रीन पे, फिर बटन पे आता हूँ, फिर ऐड आ जाता है। अब ऐप पैसे तो अच्छे बना रही है, वो तो ठीक है, लेकिन एक तरफ से यूजर भी मेरी D1 भी इतनी ज्यादा नहीं है, और जो बंदा मेरी ऐप देखता है, जब मैं किसी को दिखाता हूँ अपनी खाला को या अपने किसी कजन को जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है, वो ऐप देखता है, वो कहते हैं तुम ये घटिया काम करते हो। दोनों सवाल में बताया यार क्या करें, उन्हें कहें पैसे आते हैं भाई वो तो कह ही देते हैं लेकिन पैसे आते हैं भाई, इंशाल्लाह अपनी भी। फ्यूचर में एड्स किस तरह दिखाने चाहिए? मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूं, मैंने पिछले दिनों इलॉन मस्क की एक वो सुनी थी टॉक, उसमें वो कह रहा था कि द फ्यूचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज एंटरटेनमेंट। इफ यू मेक एड एज एंटरटेनमेंट तो वो एड इतना बुरा ही लगेगा। तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं, बताया? 100% एग्री करते हैं, क्योंकि हमारे जो अभी रिसेंटली एड्स हैं उसमें ना बड़ी वियर्ड सी हमने वॉइसेस डाली हैं और वॉइस ओवर डाले हुए हैं, क्योंकि यूजर ना उसको सुन के एंगेज हो रहा है, ठीक है ना। और इसी तरह अगर आप सिमुलेशन कैटेगरी के अंदर देखें तब भी उसके अंदर ना ऐसी वियर्ड से वॉइसेस हैं और बड़ा अजीबोगरीब सा गेम प्ले दिखाएंगे, तो यूजर उसकी तरफ एंगेज हो रहा है। अब अगर देखा जाए ना, मैं इसको थोड़ा मुहज़्ज़िब अल्फाजों में कहूंगा, जो हमारा ज्यादातर यूजर है वो दरअसल टिकटॉकर है, ठीक है ना। तो जिस तरह की ऑडियंस टिकटॉक के ऊपर मौजूद है, वैसे खैर इंस्टाग्राम भी अब कम नहीं रहा, जिस तरह की ऑडियंस अब इन प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है, उस तरह का मटेरियल अगर आपका ऐड में नहीं होगा तो वो डेफिनेटली आपको अच्छी कन्वर्जन एट्रीब्यूशंस नहीं मिलेंगी। तो आई एग्री विद हिम एंड आई एग्री विद यू। सबसे पहले तो ये, दूसरे नंबर पे ये है कि हमारी काफी सारी ऐसी एप्स हैं जिसके अंदर एड्स जरूरत से ज्यादा हैं, और कुछ ऐसी हैं जिसमें सिर्फ वहां है जहां पे सिर्फ जरूरत है, और ये हम उस तरह, ये मतलब फौरी तौर पे नहीं होता, ये आपका इस तरह होगा कि
आप उसको 1 बाय 1 मतलब अपडेट दोगे, उसकी स्प्लिट्स बनाओगे और उसके बाद देखोगे कहाँ कहाँ एड प्लेसमेंट की सूरत में यूजर जा रहा है या स्टे कर रहा है, ठीक है ना। सम टाइम ऐसे होता है कि यूजर को आप ऑन बोर्ड कराते ही भगा देते हैं, तो आपका जो रेवेन्यू है फॉर एग्जांपल $10 है, और सम टाइम ऐसे होता है कि यूजर को आप बिठाते हो, स्टे करवाते हो, 10-15 मिनट वो उसको यूज करता है, उसका रेवेन्यू उससे ऑफ कोर्स ज्यादा ही होगा, लेकिन आप उसको एड्स की जो प्लेसमेंट है वो इतनी बेहतरीन होती है, जो कि ऑलरेडी बेटर एड्स पॉलिसीज के अंदर, बेटर एड्स जो गाइडलाइंस हैं उसके अंदर अंदर आके आप देखेंगे ना, तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। इंटरप्टिव एड नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखें, इंटरप्टिव एड नहीं होना चाहिए। तो मैं वो यहाँ पे डिपेंड करेगा आपके एबी टेस्टिंग के ऊपर। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, मेरी कुछ वर्किंग है इसके ऊपर, मैंने अपनी रिसेंटली ऐप्स के अंदर वर्किंग करवाई थी। होता यह है कि हम ना ऐड लगा देते हैं अंदाजे से कि एक स्क्रीन छोड़ के एक पे लगा दो और काम हो जाएगा, कोई बात हम नहीं ना वही डाटा नहीं देखते सर, कोई बात अगर नहीं, मैं एज ए डेवलपर बात कर रहा हूँ, कोई जी, बात नहीं। मैं कहता हूँ आप हर स्क्रीन पे ऐड लगा दो, ऐड वॉकर लगाओ जो यूजर को तंग भी नहीं करता, कोई बात नहीं। आप जो अगली बिल्ड दे रहे हो ना वो 50% पे रोल आउट करो, फायरबेस पे टेस्ट लगाओ, देख लो रेवेन्यू किसका ज्यादा आ रहा है। एग्जैक्टली मेरा भी पॉइंट यही था कि जब मैंने वर्किंग की ना तो मुझे पता चला कि जो मेरे अफेक्टिव एड प्लेसेस थी ना वो पूरी ऐप में 4 थी, ऐड लगे हुए थे 11, वो जो बाकी के 6 ऐड थे ना उनका इम्पैक्ट लेस देन 5% था। अब वो अगर रिमूव करता था तो मेरी डीवन रिटेंशन पे और मेरी ऐप की परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा फायदा होता था मुझे। ये चीज आपको 2 हफ्ते बाद पता लग जाती है, लेकिन हम गलती अक्सर ये कर देते हैं कि हम शुरू में सारे ऐड लगाते हैं, बाद में डाटा चेक करके उन्हें अपडेट नहीं करते। तो ये वाली बात जो आपने पहले भी की थी कि हफ्ते का हिसाब जुम्मे वाले दिन करके जाए, हाँ, अगर आप उसे लंबा करेंगे ना तो वो फिर आपके प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाएंगे, वो बीमारी लंबी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। आप तो वीकली अगर बेसिस पे बात टेस्ट करें घूमने ना। की वही आती है कि डाटा से अगर आपने ग्रोथ लानी है ना तो आपको एक पीरियोडिक टाइम पे कसम खानी पड़ेगी। तो जुम्मे का दिन फिर मैंने अब ये अपना काम करके जाना है। सर जब तक आपकी टीम अपने पूरे वीक का जो प्रोग्रेस है वीक में एक दिन नहीं प्रेजेंट करेगी कि हमने ये किया था और ये उसकी अपडेट है और ये हमें मतलब इंक्रीज हुआ है और ये हमें लॉस हुआ है, ठीक है ना, उस वक्त तक हमारी कोई भी स्टार्टअप हो चाहे वो स्टेबल हो वो ग्रो नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल आप हैं, आप और मैं हैं, मैं आपके पास फॉर एग्जांपल जॉब करता हूं या हमजा आपके पास जॉब कर रहे हैं, हमजा की जिम्मेदारी है कि क्योंकि एएसओ और एड्स का और मोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट वीकली बेसिस पे होता है, तो वो वीकली बेसिस के ऊपर आपको डाटा प्रेजेंट करेंगे। और लाइव ऑप्स का जो मसला है वो ये है कि वो 15 दिन बाद होता है, तो वो बाई वीकली की बुनियाद के ऊपर आपको डाटा प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। आपके कैलेंडर में सेट होना चाहिए कि आज के दिन मैंने ये करना है, आज के दिन लाइव ऑप्स का दिन है, आज के दिन एएसओ वाले आएंगे, आज के दिन आपका यूए बैठेगा, आज के दिन आपकी मोनेटाइजेशन बैठेगी, सब ने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है कि यार ये गेम है, इसके ऊपर हमने ये किया, ये वाटरफॉल लगाया, ये बिडिंग अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये नेटवर्क हमने निकाल दिए, ये रख दिए हैं, इसका क्रैशेस ऊपर गया, इसका नीचे आया, ये सब अपनी अपनी डिटेल्स देंगे वीक में एक दिन। एक ही दिन में अगर आप सब करेंगे तो सब बोर हो जाएंगे, सब हाँ किसी का काम नहीं होगा। लेकिन जब सबको पता होगा ना, मिसाल के तौर पे हमजा को जब पता होगा ना कि मैंने जुमे वाले दिन बता कर जाना है कि यार ये मेरी प्रोग्रेस थी और ये उसका अपलिफ्ट है, तो बिलीव करें कि आपकी जो ग्रो स्पीड है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। वो ग्रोथ एग्जैक्टली व्हाट कैन बी मेजर्ड कैन बी अचीव्ड, दैट इज द ओनली थिंग। एक दफा ना अगले वाले क्वेश्चंस फसी हमें दिखा दें ताकि हमें अगले सेशन के लिए पता लग जाए कि हमने क्या कवर करना है, और आ जाए हम ऑडियंस की तरफ। जो ऑडियंस को सवाल है ऑप्टिमाइजिंग इन ऐप परचेजेस, ठीक है, अगले आगे चलें। व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? कॉमन रीजन फॉर ऐप रिजेक्शन और सस्पेंशन, यार ये सवाल कर लें। ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। उसकी रीजन है कि मैक्सिमम जो अभी एफएक्यू में से क्वेश्चंस आने वाले हैं क्यूए में से वो यही होंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे पहले आपने देखना आपकी पॉलिसीज क्या है। सबसे पहले 15 दिन पहले 20 दिन पहले गूगल ने आपको बताया होता है कि यार ये पॉलिसी है, ये इन्फोर्समेंट है, इसके ऊपर लग जाएगी। इन्फोर्समेंट होती है कि अब अगर आपने इसके बाद कोई गलती की ना तो हम उड़ा देंगे, ये इन्फोर्समेंट होती है। ये उन लोगों के लिए जिनको नहीं अंदाजा। पॉलिसी आई कि आइंदा मिसलीडिंग नहीं होगी, ठीक है। मिसलीडिंग में क्या होगा कि आप अब मिसलीडिंग को जब हम रीड करना शुरू करेंगे ना तो उसके अंदर लिखा होगा जो चीजें आपकी ऐप के अंदर मौजूद नहीं है वो आप अपने मेटा डेटा में प्रेजेंट नहीं करोगे। क्लियर है? उसमें आपका टैक्स भी शामिल है,
उसमें आपका क्रिएटिव भी शामिल है, उसमें वीडियो भी शामिल है, 3 चीजें शामिल है। अब क्या होता है कि हमारी ऐप, जिस तरह आपने मुझे बताया था ना, अभी स्टार्ट में आपने कहा था कि जी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि हार्ट रेट आपका बताएगी, ठीक है ना, वो मिसलीडिंग है। फॉर एग्जांपल आपकी ऐप के अंदर एक ट्रक सिमुलेटर है, गेम है आपकी, ट्रक सिमुलेटर है, अंदर तो आपके मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी के ट्रक्स नहीं है, लेकिन जो आप बाहर प्रेजेंट करते हो वो आपने वीडी के लेवल के प्रेजेंट किए हुए हैं, वो मिसलीडिंग है। आपकी गेम में सिर्फ 6 बटन थे यूआई के, आपने पूरी स्क्रीन भरी हुई है, वो मिसलीडिंग है। आपकी गेम में वाइट कार ही नहीं है जो ऑन बोर्डिंग पे आप दिखा रहे हो, लेकिन आपने वाइट कार प्रेजेंट करवाई हुई है अपनी स्क्रीनशॉट के अंदर, वो मिसलीडिंग है। इस तरह आपकी एप्लीकेशंस हैं, आप किसी यूट्यूब से कोई फॉर एग्जांपल वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन आपका वीडियो डाउनलोडर यूट्यूब का पेज खोल के दिखा रहा है, ये मिसलीडिंग है। हर वो आपने अपनी एप्लीकेशंस के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारी एप्स कायदे आजम तक के दौर के लोगों से मतलब आपकी एक इंटरेक्शन करवा देगी, या उस दौर की भी आपको स्पीच सुना देगी, ये मिसलीडिंग है। मतलब वो जो चीज पॉसिबल नहीं है, वो जो चीज आप बेच रहे हो, वो प्रेजेंट नहीं कर रहे, वो मिसलीडिंग है, ठीक है ना। तो जब हम इन पॉलिसीज को देखते हैं ना, तो इसको हमें उसी वक्त से सीरियस लेना शुरू चाहिए कर लेना चाहिए जब वो पॉलिसीज आ जाती हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल, अब कुछ अरसे पहले शोर मचा था कि जी फौरी तौर पे स्क्रीनशॉट्स को तब्दील किया जाए और वही रखें जो अपनी गेम्स या अपनी एप्स के अंदर मौजूद है, वरना गूगल जो है ना फलां डेट को 1 सितंबर से ना वो एक वो क्या कहते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में, झाड़ू फेरेगा, अभी कर देगा। झाड़ू फेर देगा और वो सारी आपकी गेम्स या एप्स आपकी डिलीट होना शुरू हो जाएंगी। वो अब जो बेचारे थोड़ा सा नॉन एक्सपीरियंस्ड मेरे दोस्त हैं, उन लोगों ने उस चीज को फौरन फॉलो कर लिया, और उसके बाद अपनी जो कन्वर्जन इतनी मेहनत से उन्होंने 40% सेट की हुई थी, वो 10% 13% पे आ गए, वो नुकसान हुआ। अब हुआ यूं था कि अगर उसमें लिखा हुआ था कि आइंदा आइंदा अगर कोई करेगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, मौजूदा तो जो आप सेटिंग उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे पास जो हमने स्क्रीनशॉट अपने उठा के चेंज किए, आपको गेम कंटेंट नहीं चेंज करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, आपने मतलब उठा के स्क्रीनशॉट चेंज कर ली और अपनी जो 45% ऑडियंस अपने लूज कर दी, आप उस लेवल की गेम बना लो, गेम इम्प्रूव कर रहे थे यार, इम्प्रूव कर रहे थे। यहाँ पे प्रूफ इंप्रूव कर लेते। वो नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन हमने अपने स्क्रीनशॉट उठा के अपने डिजाइनर को रातों रात बिठाया, उसको हमने खूब डराया धमकाया, उससे कहा कि तूने तो आज घर नहीं जाना, घर वालों को कह दे, खाना भी नहीं हमने खिलाना, लेकिन तूने ये करके जानी है ऐप से। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन होता यूं हुआ यही है, ठीक है ना। हुआ यही। अब 15 सितंबर गुजर के किसी को पता नहीं, किसी की कोई ऐप या कोई गेम नहीं उड़ी, उसकी रीजन ये है कि पॉलिसीज को प्रॉपरली देखा नहीं किसी ने। तो इसका आंसर अब मैं आपको थोड़े से 2 लफ्जों में ये दूंगा कि भाई जो पॉलिसीज आती हैं उसको एक दफा देख लिया करें, देखने के बाद उसको आप अप्लाई कर लिया करें, इंप्लीमेंट कर लिया करें, क्योंकि गूगल का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। वो आपको गलती करने के बाद पकड़ेगा, ठीक है ना, हाँ लेकिन iOS आपको गलती करने नहीं देगा, हाँ हाँ, छोटी करनी चाहिए। ठीक है ना। गूगल आप कहेगा कि आपकी ऐप अगर इन पैरामीटर्स पे आती है तो उसको लाइव कर देंगे, लेकिन अगर हमने बाद में कोई चीज पकड़ी तो हम इन्फोर्समेंट का लगा देंगे, ठीक है ना। तो आपने सिर्फ अपनी पॉलिसीज पे नजर रखनी है और वो चीज प्रेजेंट करिए जो यूजर के पास है। और मैं इस हक में हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं कर सकते, थोड़ी करके उसको अपडेट करें, ताकि आपका बिजनेस भी चलता रहे, आपका स्ट्रक्चर भी चलता रहे और आपका सर्कल भी चलता रहे। तो ये है इसका, अगर आप बिल्कुल सही। चाहते हैं। और दूसरे नंबर पे एक तल्ख हकीकत है, तल्ख के आगे वो सस्पेंशन वाला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा बता दूं। पाकिस्तानी इंडिविजुअल अकाउंट्स सस्पेंड हो रहे हैं हो रहे हैं विदाउट एनी रीजन, हो रही है, ठीक है। और विदाउट एनी रीजन तो खैर नहीं हो रहे। नहीं हो रहे हैं उन्होंने सर, तो बचपन में मैंने गलतियां की होंगी जिसकी वो आज बदला ले रहे हैं, सर सर, मगर सर कभी तो कुछ ना होगा। मैं अर्ज कर देता हूँ। इंडिविजुअल अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, ये उस के नतीजे में है कि मतलब हमारी कंफर्मेशन हुई और हमें मना किया गया कि फिलहाल आप पाकिस्तान की बाउंड्रीज में रह के इंडिविजुअल अकाउंट्स ना बनाएं, कि हम इंशाल्लाह ताला अक्टूबर नवंबर के अंदर इस मसले को हल करेंगे, और विदाउट एनी रीजन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल ना करें, हाँ ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट की तरफ आ जाए, वो ठीक है। वो भी डोंस नंबर की रिक्वायरमेंट अब काफी स्ट्रिक्ट हो गई है, वो डोंस नंबर मांगने लग गए हैं। दुबई में तो अकाउंट ही नहीं खुल रहा बगैर डोंस नंबर के, अमेरिका में भी नहीं खुल रहा, पाकिस्तान में भी अब उन्होंने कह दिया पहले डाल दें। हाँ ठीक है, और वो एक चीज और हो गई है। कोशिश करें इन्फॉर्मेशन सेम हो। बस ये आगे चले, परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी आगे चले, इसको आगे देखेंगे, ये रिटेंशन है। स्केलिंग
आगे चलेंगे, भी इसके ऊपर भी बहुत बात कर ली हमने। लाइव क्वेश्चन आंसर जी। आए जी, ऑडियंस में अब रेज हैंड कर लें जिससे से सवाल पूछना है। मेहदी इज हियर, जो मेहदी एक दफा चैट भी देख लें, चैट में जो क्वेश्चंस हैं वहां से शुरू करते हैं। राशिद फयाज ने हैंड रेज किया। राशिद, राशिद माइक ऑन करें अपना प्लीज। जो मॉडरेटर है वो इनको अनम्यूट कर सकते हैं। करें जी मॉडरेटर साहब अनम्यूट। जी मेरा ख्याल है सवाल एक आया है हमारे पास, सवाल जो आया वो अस्सलाम देखिए। वालेकुम सर। जी जी राशिद सर बताएं। राशिद, वालेकुम। अच्छा सर ऐसा है, राशिद, हमने आपको फिर खो दिया है, आप फिर म्यूट हैं। राशिद, आप म्यूट हैं अगर आप बोल रहे हैं। जी जी सर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि सर मैं पहले ना जॉब कर रहा था, लेकिन अब मैंने अपना छोटा सा सेटअप बनाया बहावल नगर में ना। मेरे पास एक डेवलपर है, मैं अल्लाह खुद पाक आप पे एआई काम तो में हूँ बरकत और डाले। एक डिज़ाइनर है। अच्छा सर, बात ये है कि सर अब जाहिर बात है मैं तो मार्केट में नहीं बैठा ना, मीन्स कि मैं अब सॉफ्टवेयर हाउस में नहीं है, जिस तरह पॉलिसीज वगैरह आती हैं या कुछ भी चेंजिंग वगैरह करनी होती है, कुछ भी होता है, तो सर मैं अब उनके साथ कैसे टच रह सकता हूँ? जाहिर बात है मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, आप बिजी होंगे, या 100 वर्ड जो भी है मतलब ग्रुप में कर दूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं उसी तरह ही मतलब अपनी एप्स को ऊपर लेके जाऊं जैसे मतलब सॉफ्टवेयर हाउस में होता है। तो उसके लिए सर मुझे क्या करना चाहिए मतलब इन द फ्यूचर? ये तो मैं फिर मतलब पीछे इस तरह जाता जाता मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा सेटअप जो क्लोज हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। एक चीज क्लियर कर दें आप। इसमें ना आप, मैं बिल्कुल आता हूँ। राशिद, एक तो पहली बात बहुत मुबारक हो आपको, आपने काम शुरू किया। दूसरी बात बहुत मुबारक हो इस बात की कि आपने बहावल नगर में शुरू किया। मेहदी आपको इसका बताएगा। मैं आपको ये कहूंगा कि अपने जैसे ना 4-5 और भी इकट्ठे करें, बहावल नगर में एक छोटी सी कम्युनिटी बनाए। बाकी मेहदी जरा प्लीज इनको बताएं अपने ग्रुप्स के बारे में और उस सारे डाटा के बारे में जो आपने रेडी किया हुआ। राशिद गालिबन मेरे ग्रुप के मेंबर हैं, मेरा ख्याल है। ओके। और बहुत जी जी एक्टिव मेंबर है, जी सर, बहुत मैं ग्रुप एक्टिव का मेंबर मेंबर है। हूँ। जी, बहुत एक्टिव मेंबर है। जी सर, लेकिन बहुत पहले मुझे एक चीज क्लियर करनी है आप पे क्वेश्चंस के हवाले से कि जी आप पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या ये कि यार मुझे अपने आप को कैसे अपडेट रखना चाहिए इन सेंस ऑफ डाउनलोड्स या इन सेंस ऑफ ग्रोथ, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें सर। मुझे। सर पॉलिसीज तो मैं रीड करता रहूँगा, ठीक है, एग्जैक्टली लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस तरह मतलब मतलब सॉफ्ट हाउस वाले नेक्स्ट जाते हैं मतलब ग्रो करते हैं, मैं ग्रोथ भी उसी तरह ग्रोथ मतलब करना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं मतलब एक जगह पे रुक जाऊं, स्टिल मतलब वही इनकम हो मेरे, वही एक्सपेंस हो, लेकिन एक्सपेंस मैं करूंगा, ठीक है, मैं वो करता रहूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं ग्रो करूँ। ग्रो करने के लिए आप चाहते हैं कि आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा तो है नहीं, लेकिन इसके बावजूद आप तक इन्फॉर्मेशन कैसे आए, ठीक है ना? ऐसे यही हाँ जी क्वेश्चन है। सर, जी सर, गुड। उसका जी सर, तरीका जी ये है कि इस वक्त आप ऑलरेडी, जैसे मायदा हेल्पलाइन मौजूद है, आप उसका भी मेंबर बने। डिफरेंट कम्युनिटीज मौजूद जी हैं, सर, आप उनके मेंबर्स बने। लिंक्डइन पे हम लोग अवेलेबल होते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे आए। ऑलरेडी आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव मेंबर हैं, वो देखें। स्टार्ट आपने जी अपनी सर, रोजाना की बुनियाद पे ये करना होता है कि जो भी आपके पास फ्री टूल है ना, उसके ऊपर टॉप चार्ट अवेलेबल होता है। आपने अपनी जी रेलिवेंसी को सर, देखना है, ठीक है ना, कि आप किस तरह जी की सर, प्रोडक्ट को बना सकते हो। जब आप ये देखते हो ना कि जी आपकी सर, एक प्रोडक्ट है, एक सर्टेन जगह पे आके वो स्टॉप हो गई है, रुक गई है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है जी मेरी, वो 112% से ऊपर आ ही नहीं सकती, तो मैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जी उसको वहां छोड़ के उसके ऊपर वहां पे लगा दूंगा। फिर आप अगली प्रोडक्ट की जी तरफ आते हैं, क्योंकि आपको उसमें से थोड़े बहुत पैसे बच रहे हैं, तो आप एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसके ऊपर एफर्ट करते हो। फिर उसको अच्छा, वन बाय वन आप लेके जी जी चलोगे, लेकिन उस सूरत में कि टॉप चार्ट के साथ अगर आप लिंक हो, तो आप मार्केट के साथ लिंक हो। मार्केट के पास कोई बाहर से या कोई ऊपर से इंफॉर्मेशन नहीं आती, मार्केट भी यहीं से जी जी लेती है, सर, टॉप चार्ट से लेती है। अच्छा तो अच्छा, आपने बिल्कुल जी उम्मीद नहीं हारनी, हम आपके लिए यहाँ बैठे हैं, मैं हूँ, उमर भाई हैं, और भी बहुत सारे जी अच्छे सर, लोग हैं यहाँ पे मौजूद। नहीं, हम इसको और बढ़ाएंगे। अभी अभी मेरी मेहदी से इसके ऊपर बात चल रही है। जिस तरह हमने ये आज सेशन किया है ना, इस तरह के सेशंस को भी कंटिन्यू करेंगे। जी मायदा सर, की जो हेल्पलाइन है उसकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी लाइव लेके आएंगे। और मेरी ख्वाहिश तो ये है कि हम हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद एक मीटअप भी रखा करें। और मीटअप्स हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में रखें, जो कि
कोई फैंसी मीटअप्स नहीं हो जिसमें रोटियां चल रही हैं और बर्गर आ रहे हैं, सिर्फ एक जगह हो जहां पे आप आ सके, अपने सवाल जवाब अगर करना चाहते हैं कर सके और बस वेरी इजीली वापस जा सके। तो ये वाली चीज है ना, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि सबको फायदा हो। यार देखो, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना ज्यादा डाउनलोड है, कंपटीशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो अगर कोलैबोरेट भी कर लेना तब भी हम अपने टारगेट्स नहीं पूरे नहीं पूरे कर सकते, यही तो मसला है। तो ये तो जरूरी हो चुका है। तो हम अब ये काम करने लगे हैं, अब हम लोगों ने इस चीज को ओपन करना है। और भाई एवरीबडी इज अ एंटरप्रेन्योर, एवरीबडी कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। तो बिस्मिल्लाह करें यार, वी आर विद यू, आप हिम्मत ना हारें। जी वली जी मुन्ना जी, आप कंप्लीट करना है। मैं जी अपनी सर, बात thank you, कंप्लीट कर sir. चुका हूँ, थैंक यू। जाहिद इजाज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले तो सर उमर, थोड़ा सा मैंने आपसे मेरा आपसे एक पुराना ताल्लुक है, आप तो खैर नहीं पहचानेंगे। आज से 6 साल पहले आपने यूएमटी में जो आके अपना जो है ना एक टॉक की थी, तो वहाँ से इंस्पायर होके मेरा जो है ना वो ओजी ग्रुप के साथ जो है वो ताल्लुक शुरू हुआ था। और फिर मैंने ओजी ग्रुप के अंडर ही एक सॉफ्टवेयर हाउस उसमें जॉब की थी, और उसके बाद फिर अब मैं अपना जो है स्टार्टअप जो है वो रन कर रहा हूँ। बहुत मुबारक हो आपको यार, बहुत मुबारक हो, थैंक यू वेरी मच फॉर रिमेम्बरिंग मी। अच्छा, भाई, रोआस कैंपेन जो है उससे रेलिवेंट जो है वो सवाल है। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि होता ये है कि लेट्स से मैं रोआस सेट करता हूँ अपना 50-55% पे, ठीक है। उसमें मैं अपनी कैंपेन चला देता हूँ। अब शुरू के 2 दिन, कंट्री कौन सी रखते हैं आप? सॉरी सर, कंट्री कौन सी आप चूज करते हैं जब आप अपना वर्ल्ड वाइड 50-55? चला दी मैंने, ठीक ठीक है। है, आगे कंटिन्यू करें। उस पे अब होता ये है कि 2 दिन 3 दिन कैंपेन चलती है, मुझे मेरा रोआस जो है वो मिल रहा होता है लेट्स से 30%, 40%, ऑन एन एवरेज 35% 3 दिन में मिल रहा है मुझे, ठीक है। मेरा बजट डाउनलोड्स कहाँ से आ रहे हैं? डाउनलोड सर आ रहे हैं इधर से, जो हमारे टीयर 3 की कंट्रीज हैं इधर से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब 3 दिन चली है, वो रोआस आया है। उसके बाद चौथे दिन ऑल ऑफ अ सडन जो है मेरा बजट 0 कंज्यूम हो रहा है, जीरो हो ठीक, जाए, ठीक है। 0 हो जाता है। अब उससे आगे कुछ भी कर लो आप, वो 0 पे ही रह रहा होता है। तो सर इस पे थोड़ा सा गाइड कर दें कि रोआस की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, हम क्या करें जिससे हमारी जो है ना रोआस जैद चल भाई, सके। आप खुद सवाल देकर खुद जवाब दे रहे हैं, आपको पता है? सर पता होता तो शायद ना पूछता। आप हमारे भाई हैं। ये ना मेरा शुरू से एक अंदाज है कि जी मैं सर, साथ साथ पूछता रहता हूँ और साथ साथ बताता रहता हूँ कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। जी सर, पहला क्वेश्चन मैंने किया, आपकी कंट्री कौन सी थी? आपने कहा वर्ल्ड वाइड लगा रहा हूँ, पहली जी गलती। ठीक। बजट तो फिर वो उस हिसाब से कंज्यूम होगा, क्योंकि आपका एलटीवी आपको नहीं पता। एलटीवी कितना है आपका इंडिया का? सर ये वैल्यूज मतलब वही आपकी वाली बात के उतनी क्लियर नहीं होती हैं। आप एनालिटिक्स रखो, इसका आंसर दे देता हूँ, नाराज नहीं होना यार, नहीं नहीं बिल्कुल। सर, ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एलटीवी कितना है, इंडिया का यूजर कितना लेकर आ रहा है, यूएसए कितना लेकर आ रहा है, और टीयर 1 या टीयर 2, इस तरह आप लोग उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। ठीक। फिर आप अपना एलटीवी कैलकुलेट करोगे कि इस कंट्री का एलटीवी कितना है, इसका ईसीपीएम कितना है, कितना मैं इसको ऊपर बजट लगा सकता हूँ, और उसके बाद में इससे मतलब इसे हम लोग रिटर्न्स करवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एड्स। क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे अभी इसी वक्त फौरन देना है, क्या यूएस का ईसीपीएम और इंडिया के ईसीपीएम एक ही है? नहीं सर, नहीं, क्यों? सर यूएस का हाई होता है उधर, हमें अच्छा ईसीपीएम मिलता है, इंडिया और टीयर 3 में उतना नहीं मिलता। तो आप प्रमोशन कैसे इकट्ठी कर सकते हो? ठीक हो गया, समझ गया। आंसर आ गया, चले, बहुत शुक्रिया। इसका ये है कि आप टीयर वाइज अपनी कैंपेन्स, टीयर वाइज अपनी रॉस लगाएंगे, प्लस ठीक, आपको थोड़ा सा हौसला करना पड़ेगा कि आप ना जब स्लो 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 करके चलोगे ना तो आपका बजट जाया नहीं होगा। बजट ठीक, कंज्यूम होना इसलिए बंद हो जाता है कि गूगल को समझ ही नहीं आती कि मैं अब इसको कहाँ लेके जाऊं। जैसे कि मैंने भी कुछ स्टार्ट में कहा था कि उसने एक अपना थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है, 1500 से ज्यादा मैंने विजिटर नहीं देना, एक नंबर अपने पास से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो उसके अंदर वो उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि इस थोड़े से सीपीआई में जिस गेम्स का टोटल एलटीवी 0.001 है, जिसका बजट जो है तकरीबन 0.1 सीपीआई है, तो वो जी मैं कैसे उसको कंपेयर करेगा। तो इसलिए वो बजट जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, डाटा क्लियर होने की वजह से वो मजीद स्प्रेड नहीं कर पाता। तो आप जब 1 बाय 1 करना शुरू करोगे, बजट इंक्रीज करोगे, आंसर आपके सामने होगा ठीक हो इंशाल्लाह। गया। हमने भी इसमें फिर देखिए मेहदी भाई, हमने ना इसमें जो कन्वर्जन रेट है ना, जो कन्वर्जन जो विंडो होती है उसकी, वो हमने चेंज करके देखी है। जैसे 7 डेज की कन्वर्जन रेट होती है ना, उसमें होता है 2 से 3 दिन 4 दिन वो बजट लगाता है, ठीक है। 5वें दिन वो बजट कंज्यूम करना बंद कर देता है।
तो उसमें हमने ये करके देखा कि हमने उसे कन्वर्जन विंडो उसकी बड़ी कर दी, हमने 90 डेज की 30 डेज की उसकी कन्वर्जन विंडो करके देखी, तो उससे भी ऐप होगी, ऐप जी? होगी ना, कोई ऐप होगी, हाँ ऐप जी, होगी, हाँ ऐप तो होगी ना। उसमें ये होगा कि उसने मतलब 30 डेज तक उसने वही बजट लगाया जो हमने उसको दिया है, उससे कभी भी नहीं लगता है कि हम हमारी ये प्रैक्टिस है, तो हमें इससे बहुत फायदा होगा। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल मेरी कुछ ऐसी हैं जो 2 डेज में मेरी कन्वर्जन विंडो कवर कर लेती, कुछ ऐसी हैं जो 12 दिन में नहीं कर पा रही। तो वो कन्वर्जन विंडो से भी मैं भी हाँ। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, आप ना जल्दी से अगले ये जो 3-4 हाथ खड़े हुए हैं ना, ये सवाल क्लोज करवा दो। चले आप ही जी, name call वलीद करें, इतना करें। वलीद मैं वलीद जरा पैटीज खा लूं। डोनट्स खाएं सर, डोनट्स का दौर है, क्या हो गया आप? वो मैं कल स्पेशली क्रिस्टीज गया हूं और मैं वहां से 4000 की शॉपिंग करके आया। मैं कल 4000 की शॉपिंग करके आया, मैंने अपना काम कर दिया है। चले, वेरी गुड, चले जी। अस्सलाम वालेकुम मेहदी भाई। वालेकुम अस्सलाम, वलीद बात करें। जी जी वलीद बोल रहा हूँ। अच्छा मेहदी भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कैंपेन रोएस के रिलेटेड, बजटिंग जो है ना वो उसकी उस सेंस में बात करना चाह रहा था। करेक्ट। अभी जैसे लास्ट मैं अगर मतलब अपना ही सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ कि एक यूएस कैंपेन अलग से चल रही है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड अलग चल रही है। अब हमेशा ऐसा होता है, मतलब जाहिर बात है ये जिन जिन भाइयों को एक्सपीरियंस गूगल एड्स का होगा, अच्छा वो लोग भी इस चीज को समझते हैं कि जब कैंपेन आप एक स्पेसिफिक बजट पे ले जाते हैं ना, लेट से यूएस है, ठीक है, अब सिर्फ यूएस की कैंपेन मेरी 50,000 डे स्पेंड कर रही है, पाकिस्तानी रुपीज की बात कर रहा हूँ, तो अब 50,000 डे पे वो प्रॉफिटेबल है। अब मैं उसका बजट स्केल कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बजट स्केलिंग के साथ सीपीआई भी थोड़ा सा आपका फ्लक्चुएट होता है। तो अब 50,000 से 55 पे गई, चले मैनेज हो गया, 60 पे गई, अब जब वो 70-80 हजार या 1 वो लाख नेगेटिव हो जाता होगा। नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पे मुझे वो चीज क्लियर नहीं होती कि हम बजट सेग्रीगेट करें किसी और कैंपेन में, या इसको क्या प्रोसीजर हो। स्केलेबिलिटी जो है ना आपकी हर प्रोडक्ट की जो होती है ना वो फिक्स होती है सर। अगर एग्जैक्टली। कोई आपकी जो कैंपेन है ना वो 70 पे आके पॉजिटिव है और 75 पे आके नेगेटिव है, तो आप उसे 70 से 75 नहीं कर सकते ना एग्जैक्टली, मैं भी कभी कभी यही सोचता था, पर मुझे कंफ्यूजन थी, मैं क्या ऐसा मतलब कैसे हो सकता है। हम फेस कर रहे हैं। हम्म, मतलब अब पता क्या करते हैं हम लोग, हमारे यहाँ पे फनकारी है, जब गूगल एड फॉर एग्जांपल $70,000 के ऊपर आके जो है ना रुक जाता है ना, और हम देखते हैं वो $71,000 जब हम लगाते हैं उसके ऊपर तो वो नेगेटिव हो गया, हम वहां पे 70 पे रोक लेते हैं, इंटीग्रली शुरू कर देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, आप प्लेटफॉर्म उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है ना। सही अब सही सही। मिंटीग्रल का भी है, थ्रेशोल्ड है, वो खत्म होता है फिर हम लोग यूनिटी पे आ जाते हैं, वो Exactly, खत्म होता है हम ऐप लॉगिन पे आ जाते हैं, वो खत्म होता है exactly. लिफ्ट ऑफ पे आ जाते हैं, वो खत्म होता है एक और हमारे पास है प्लेटफॉर्म इनमोबी, उस पे आ जाते हैं। मोदी है बिल्कुल है। अब मैं ठीक है। ऐसे ना, मैंने इसमें बहुत एफर्ट की कि मतलब चले मैं एलटीवी साइड से ना थोड़ा उठा लूं, अच्छा मेरे सीपीआई को वो मैच कर जाए और प्रॉफिट, लेकिन नहीं, आपकी बात ठीक स्केलेबिलिटी सर, स्केलेबिलिटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, टेंशन नहीं लेने का, अपन है इधर। आगे मोहम्मद शुएब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू इतना ज़बरदस्त वेबिनार करने के लिए। मैं अपनी क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जरूर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि इन एप्स कैंपेन्स और हाइब्रिड कैंपेन्स से रिलेटेड कि एक प्रोडक्ट है कि जिसकी ऑर्गेनिक जो इंस्टॉल्स होते हैं उसके ऊपर इन ऐप रेशियो अराउंड 10% है एंड्रॉयड की और 30% है iOS की। रिटेंशन रेट एंड गेम प्ले टाइम सब कुछ ज़बरदस्त है। सो अगर हमने इन ऐप के ऊपर लेके जाना है या हाइब्रिड कैंपेन की तरफ लेके जाना है, सो वो कैसे प्ले आउट करती हैं एज कंपेरिजन टू रॉस। जो ये मैं स्टैट्स बता रहा हूँ, क्या ये वाइबल स्टैट्स हैं किसी भी गेम को टेस्ट करने के लिए इन ऐप या हाइब्रिड कैंपेन के लिए? थैंक यू सर देखिए, इन ऐप कैंपेन्स के लिए सबसे पहले ना आपका मतलब टारगेट क्या है, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या मतलब आपको जो रॉस है क्या वो इन ऐप्स के थ्रू जनरेट हो। सर। मेरा टारगेट ये है कि गेम में ऑर्गेनिकली इन ऐप आ रही हैं, गेम बनी भी इन ऐप्स, ऐसी गेम है कि जिसमें इन ऐप्स करवाई जा सके नीड बेस। 1 आवर प्लस गेम प्ले टाइम है, सेशंस उसके 5+ हैं, समथिंग अच्छे स्टैट्स हैं। आरपीजी यूजर्स टाइप भी, गेम हम फर्ज कर लेते हैं ना, आरपीजी टाइप गेम है। हाँ जी। ठीक है। सो बेसिकली ये कि इन ऐप्स में उसकी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, तो मैं अपने एड्स से डिपेंडेंसी थोड़ी सी खत्म करना चाह रहा हूँ। ये मुझे क्योंकि क्लियर हो गया शोएब भाई, ये क्लियर है कि आप अपनी एड से डिपेंडेंसी खत्म करना चाह रहे हो। अब आप ये चाह रहे हो कि जो आप सीपीए लगाना चाह रहे हैं वो इसके ऊपर लगाना चाहते हैं कि वो इन एप्स के ऊपर आपका इवेंट बने, ऐसे ही है? मैं वो उस बारे में पूछना चाह रहा था कि आपका इन एप्स कैंपेन्स को लेके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसमें हमारी कन्वर्जन विंडो जो है 90 डेज है।
यानी कि सब्र है। बिल्कुल सबर है, उसकी रीजन है ना, यूजर है ना हम लोग, एंड्रॉइड यूजर है, iOS यूजर नहीं है। एंड्रॉइड यूजर है ना, उसमें इन एप्स आपको आफ्टर 90 डेज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देता हूँ, पबजी क्लेम करता है, टेंशन क्लेम करता है कि जो उन्होंने जो इन एप्स जब देना शुरू की थी, फर्स्ट 2 ईयर में उनको इतने बेनिफिट्स नहीं हुए जो 700 टाइम्स उनको हुए थे आफ्टर 3 इयर्स। तो सबर, सबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो शुरू में मैंने बहुत चीजें एक्सप्लेन की थी कि आपको प्रमोट करना पड़ेगा, प्रमोट 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 प्रमोट। आपका जब इन्फ्लुएंसर इन ऐप करेगा तो आपका यूजर भी करेगा, उसमें थोड़ी सी स्ट्रेटेजी ज्यादा होगी। एक जनरलाइजेशन, सॉरी 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 आखिरी पॉइंट, एक जनरलाइजेशन आइडिया दे सकते हैं आपको कि किस डे में जाके यूजर इन ऐप मोर लाइकली वो करता है, मतलब डे 1 में होता है, डे 3 में, डे 7, नहीं डे 30? होता, मैं यही बताने लगा हूँ। किड्स कैटेगरी में फर्स्ट वीक में हो सकता है, ओके। किड्स कैटेगरी में फर्स्ट वीक में हो सकता है, लेकिन जो आपकी टीन कैटेगरी है उसके अंदर आपका डे 30 तक नहीं हो सकता, 90 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अली हसन, मैं असद भाई का अस्सलाम वेट वालेकुम कर रहा सर। हूँ, क्या क्वेश्चन होगा इनका। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी सर। अली भाई। वालेकुम सर मुझे ना अस्सलाम। एप्पल सर्च एड्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि मैं मतलब कि कितना बजट उस पर लगाऊं एप्पल सर्च एड पे, जिस तरह आपने मतलब लिखा हुआ था कि इसमें डिस्कस करेंगे हम सर्च एड्स के बारे में कि जिसकी सर्च एड्स के ऐसे थ्रू जो है ना हम किस तरह गेम में कीवर्ड्स को रैंक करवा सकते हैं। तो इसका कोई क्राइटेरिया थोड़ा सा मुझे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, कैसे करवा सकते हैं। ए का ये है कि आप उसमें ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है ना, वो प्रॉपर जी आपको तो मतलब सारा इंटरफेस आपके सामने होगा। उसमें जो हमारा इनिशियल बजट होता है ना $5,000 होता है, और जी तब होता है जब हम लोग सॉफ्ट लॉन्च की तरफ होते हैं। लेकिन जब हमारी जो ऐप, जो हमारी CPA हमारा जो स्टेबल होता है, उसकी सूरत में हम उसको 10% करके इंक्रीज करते हैं। अगर 5 था तो उस पर 10% ऐड हो जाएगा, 5 उसके अलावा हो जाएगा। फिर हम कैटेगोरिकल कीवर्ड्स की तरफ आ जाते हैं जो कि ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल होते हैं, उनका CPI भी वहां पे मेंशन होता है। तो जो रेलिवेंट कीवर्ड होगा उसके हम लोग थ्रू आएंगे। बट एप्पल के अंदर भी हम ASA को उस वक्त करेंगे कि जब हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिकली हमारी गेम या हमारी प्रोडक्ट बूस्ट करे। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि अगर हमारी गेम के अंदर अच्छे मेट्रिक्स और अच्छा यूजर आए, क्वालिटी यूजर आए, तो हम लोग एप्लॉविन की तरफ आते हैं, एप्लॉविन कैंपेन्स की तरफ। ठीक है अच्छा, एप्पल असद कैंपेन। रजा। तो सर इसमें क्या हम गूगल कैंपेन कर सकते हैं, गूगल की ये मतलब कि iOS गंदी की एप्स के गंदी ऊपर? गंदी गंदी, आइंदा नहीं क्वेश्चन पूछना। गंदा तरीन थैंक यू। प्लेटफॉर्म। तुम्हें कभी रिजल्ट मिला है गूगल एड से, कभी iOS पे रिजल्ट मिला है? ठीक है। नहीं सर। आप बागी हो गए होगे अब तक तो आप बागी हो गए होगे। जी जी बिल्कुल। हम तो एडवर्ट पे लगाते ही नहीं iOS की। बहुत बुरा यार, बहुत रेयर होता है, पैसे उजाड़ने वाली बात है। इंटीग्रल ठीक है लेकिन वैसे इसके लिए। समटाइम भाई किसी को 1000 में इंटीग्रल बेस्ट है। ठीक क्या होता है, बेस्ट है। बेस्ट है, ओके सर, असद थैंक रजा यू। सर, डिजाइनर्स के गॉड असद रजा। वो चले गए हैं, चले गए हैं। एकदम गायब हो गए हैं। नहीं यार, Anyhow, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं, वापस आ गए। आगे असद आए। असद प्लीज आपका सवाल है। उनका मेरा ख्याल है कनेक्शन का इशू है। असद आप जैसे ही आते हैं तो आप क्वेश्चन पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? असद आप फिर आ गए, प्लीज आप। वालेकुम अस्सलाम जी सर। जी मेहदी भाई, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआओं के तलबगार। अच्छा मेहदी भाई, कैंपेन एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए मेरा क्वेश्चन है। पहले एंड्रॉयड के लिए कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, मींस एक ही साथ हम बजट डिवाइड कर लें कि हमने इंटीग्रल, एडवर्ड और टिकटॉक या ऐप 11 पे चलानी है, या 1 बाय 1 प्लेटफॉर्म करके लेके चले। और सॉफ्ट लॉन्च है, नई गेम है जी नई गेम है। सर। आप 1 बाय 1 चलोगे सबसे पहले। अभी जैसे भाई ने बात की ना कि मेरा एक सर्टेन लेवल पे आके कैंपेन नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, तो आपको जब वो नेगेटिव आना शुरू हो जाए तो आप फिर अगले प्लेटफॉर्म के ऊपर स्विच कर जाओगे। ठीक है, दोनों के साथ ही और iOS में सबसे पहले हम दोनों के किससे साथ स्टार्ट किससे ASA करें? iOS में ASA। एडवर्ड से स्टार्ट ही ना करें, डायरेक्ट में इंटीग्रल से अभी स्टार्ट करें? इतनी बुराइयां की हमने एडवर्ड की, आप मेरा ख्याल ठीक, सुनी नहीं मैं नहीं है आप। सुनी है, मैंने सुनी है मैंने सुनी है। तो उसका डायरेक्ट में इंटीग्रल से करें या उसके साथ उस नहीं यूनिटी ASA को भी सर, लेके? ASA से असद सॉरी, AS मीन एप्पल सर्च एड्स। ठीक है, ओके। को असद मसला भाई है, मैं आप, असद का नाम लेता हूँ वो गायब हो जाते हैं यहाँ से। असद भाई जो है ना नाराज लग रहे हैं आज। असद भाई जी सर, नहीं। असद भाई अपने। मिनहाज आपका कोई क्वेश्चन है? जी मिनहाज सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, असद भाई आ गए जी। जी कैसे हैं मेहदी भाई, ठीक हैं आप?
अल्लाह का शुक्र सर, आपकी दुआएं। क्वेश्चन तो मेरा कोई भी नहीं है, मैं जस्ट आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। आपका आज का सेशन बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, बल्कि ये जो लास्ट हमने सेशन किया था उससे बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सर, बहुत ठीक है, शुक्रिया बहुत आपका। रेलिवेंट सेशन रहा है। उमर भाई आप मुझे पहचान नहीं रहे, मैं आपको ना मैसेज करता हूँ तो आप पहुंच जाएंगे। मैं आज बहुत माजरत खा आप प्लीज मैसेज करें, मैं आपको कॉन्टैक्ट भी करता हूँ, मिल लेते हैं। जी मिनहाज भाई, मिनहाज थैंक यू। जी थैंक जी यू असद असद भाई, भाई, बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। आपका यही हमें प्यार चाहिए बस। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। आई एम जी विद मिनहाज यू भाई। ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि ये जो रोएस कैंपेन्स आई हैं तो इनके आने के बाद सीपीआई कैंपेन्स की क्या वैल्यू रह गई है, और अगर इनकी कोई वैल्यू है तो सॉफ्ट लॉन्च के अंदर जो न्यू ऐप लॉन्च कर रहे हैं उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस और वैल्यू है, और जो ऑलरेडी ऐप हमारी स्केल कर चुकी हैं लाइक से $1000 कंज्यूम कर रही हैं रोएस के ऊपर, तो उनके ऊपर जो है ना इनकी क्या वैल्यू है, यूजफुल है या नहीं आगे। बहुत बेहतरीन सवाल यार मिनहाज, मतलब मजा आ गया सुन के। सर सीपीआई कैंपेन की अभी भी वही वैल्यू है, और हम लोग नॉर्मली करते ही हुए। पहला स्टेप होता है सॉफ्ट लॉन्च। आपने अपनी एप्लीकेशन को सर्टेन कंट्रीज के अंदर आपने लॉन्च किया, आप उसकी सीपीआई कैंपेन लॉन्च करोगे। सिर्फ पहला जो पर्पस होता है कि आपने अपने एनालिटिक्स देखने हैं। 10,000 यूजर आपके पास आ जाएगा। 10,000 यूजर आपने देखने के बाद आपने देखना आपको ये एक लिस्ट बना लोगे कि यार इन अपडेट्स की जरूरत है, वो आपने अपडेट्स दे दी। फिर आप कैंपेन चलाओगे। अब 10,000 से 5,000 यूजर के ऊपर आप डिसीजन ले लोगे कि यार अब मुझे इन अपडेट्स की जरूरत है। अब आपने क्रैशेस, एएनआर सब कुछ आपने अपना रिजॉल्व कर लिया। कुछ कंट्रीज के अंदर सीपीआई सक्सेसफुल है, जैसे टीयर 3 इस पे सीपीआई सक्सेसफुल है, और जो टीयर 1 है उस पर रॉस ज्यादा सक्सेसफुल है। बट हमारी काफी ऐसी गेम्स हैं या काफी ऐसी प्रोडक्ट है जिसपे सीपीआई ज्यादा सक्सेसफुल है एज कंपैरिजन रॉस। तो सर सीपीआई की अपनी वैल्यू है, उसे हम नहीं बुला सकते। वो मतलब जो पुराने होते हैं ना उनकी तस्वीर पे अभी हमने हार नहीं टांगा। ठीक है, गुड। इरफान फयाज साहब, इरफान भाई आप चले गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं वालेकुम अवेलेबल हूँ, अस्सलाम। वेद जी भी जी ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इरफान साहब हुक्म करें। अच्छा, एक इंतहाई बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो एप्स की लोकलाइजेशन करते हैं उसमें कुछ प्रैक्टिसेस ये देखी हैं, जस्ट टाइटल जो है वो ट्रांसलेट नहीं करते, लोकलाइज नहीं करते। शॉर्ट या लॉन्ग लोकलाइज कर देते हैं और टाइटल को लोकलाइज नहीं करते। ये नहीं है कि करेक्टर लिमिटेशन की वजह से हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या प्रैक्टिस है, बेस्ट हम प्रैक्टिस? कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ। हम कर रहे हैं। जो गेम्स आपकी पब्लिशर्स के पास होती हैं उनका जो एग्रीमेंट हुआ होता है वो टाइटल की बुनियाद पे होता है। ठीक है, वो उस बुनियाद के ऊपर हमारा एक एग्रीमेंट होता है एज ए पब्लिशर कि हमने ये गेम फलां कंपनी को सेल की, तो वो जो गेम है वो तमाम कंट्रीज के लिए वही टाइटल रखेगी। जो एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर वो टाइटल चेंज नहीं होता, लोकलाइज नहीं होता। लिहाजा उस मैनुअल एग्रीमेंट की वजह से हम उसे नहीं ट्रांसलेट कर सकते। शॉर्ट और लॉन्ग का कोई एग्रीमेंट नहीं होता, इसलिए हमें उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। अगर वो पब्लिशर एग्रीमेंट के अंदर वो नाम हम लोग मेंशन कर देते कि हम इसको लोकलाइज कर देंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट हम उसे लोकलाइज कर सकते हैं, और इसके पीछे कोई साइंस और कोई फिजिक्स नहीं है। यार देखो जरा, तो यार अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज करो पब्लिशिंग का। देखिए जरा ऐसी कैसी बात बताइए आपने। वेरी नाइस। होमा टैपनेशन हम लोग, ये सिर्फ एग्रीमेंट का गेम है और कोई गेम नहीं है। ठीक है, बड़ी जबरदस्त इंसाइट है। काशिफ, चलिए। लास्ट क्वेश्चन है जी आपका। जी सर, काशिफ साहब। थैंक यू। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मजा आ रहा है आप सबकी बातें सुन के, ये सवाल जवाब और बड़ा जबरदस्त सेशन है माशाल्लाह। काशिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका। जी आपसे तो बात करके हमेशा कुछ ना कुछ सीखा है। आज एक और चीज है, जब भी हम मिसाल के तौर पे किसी भी आप T1 कंट्री T2 कंट्री में ले रहे हैं या कोई भी कंट्री, लेकिन आपकी एप्लीकेशन है, एड्स है, उसका ECPM है वो बेहतर आ रहा है। हम देखते हैं, मैंने ये बहुत दफा एक्सपीरियंस किया है कि जब हम उस पर कैंपेन, मतलब मैं सोचता हूँ कि यार मेरे इस कंट्री में यूजर भी आ रहा है, ECPM भी अच्छा है, तो मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे ही हम कैंपेन रन करते हैं ECPM गिर जाता है। इसकी वजह क्या है, हम इसकी समझ नहीं दी। मेरे ख्याल में मेहदी साहब जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नहीं इधर नहीं। ओह ओके ओके। सॉरी सर, क्वेश्चन आपको दोबारा करना पड़ेगा, उसकी रीजन है मेरी तरफ से इंटरनेट का इशू है। ओके ओके। हम यूजुअली देखते हैं कि मिसाल के तौर पे किसी कंट्री में T1 या T2 की मैं अगर बात कर लूं, ECPM यहाँ पे हाई रहते हैं,
लेकिन जब हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं यूएस में देखता हूँ या मैं यूके में देखता हूँ, स्वीडन में देखता हूँ कि यार ईसीपीएम हाई जा रहा है, आई शुड इन्वेस्ट मोर, सीपीआई में जाता हूँ, रॉस में जाता हूँ, जिसमें भी जाता हूँ। लेकिन हम जैसे ही कैंपेन चलाना शुरू कर देते हैं, रेलेवेंसी भी होती है, कीवर्ड्स की, वीडियोस की, मीडिया जो भी है, ईसीपीएम गिर जाता है, यूजर ज्यादा आ रहा है, ठीक हो गया, इसी हम इस चीज को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, समझ में नहीं आता कि जो हम पैसे लगा रहे हैं जाया हो रहे हैं और हो रहे होते हैं, हमें नजर आ रहा होता है। मेरी सवाल की आपको समझ आ गई है? मैं बहुत क्लियर है, बस मैं लफ्जों को जरा तरतीब दे रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन आपका मुझे समझ आ गया कि आपने फॉर एग्जांपल $10,000 लगाए हैं आज जी और आपको ना एक हफ्ते बाद स्टैट्स नजर आते हैं कि आपका एसीपीएम 5.6 है यूएसए के अंदर। जी, आपने कहा बल्ले, आपने क्या किया, आपने लगाया $20,000 लगाए। अब यस, यूजर ज्यादा हो गया, जब यूजर ज्यादा हो गया तो पब्लिशर ज्यादा हो गए, जब पब्लिशर ज्यादा हो गए तो फिर हर तरह के ईसीपीएम आ गया, जब हर तरह के ईसीपीएम आ गया तो वो आपका एवरेज के ऊपर इफेक्ट करेगा, जब एवरेज के ऊपर इफेक्ट करेगा तो वो ईसीपीएम कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वाटरफॉल अपना ट्रेडिशनल सेट करके लगाया होगा तो फिर ईसीपीएम पे कोई किसी किस्म का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये है थोड़ा सा कि आपको अपना वाटरफॉल, अगर आप अपना सेट रखते हो ना, अपना वाटरफॉल जो आपने ट्रेडिशनल वाटरफॉल लगाया होता है 200 आईडीज के साथ, ठीक है, तो अगर तो आपने वो सेट किया होता है ना, तो फिर आईडीज मतलब उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको एड्स आ रहे होते हैं। मतलब सबसे पहले 400 वाला दिखा दो, उसके बाद ठीक है, 399 वाला दिखा दो, इसके बाद ये। तो ये थोड़ी सी सेटलमेंट होती है कि आपको डेव एंड से और अपनी मोनेटाइजेशन एंड से थोड़ा सा उसको सेटल करना पड़ेगा इटसेल्फ खुद। अगर तो आप चल रहे हो डिपेंडेंट हो एडमॉब की टोटल बिडिंग के ऊपर, ठीक फिर है, तो डेफिनेटली ईसीपीएम के ऊपर इसलिए इफेक्ट नहीं आएगा कि वो ईसीपीएम कम या ज्यादा हो जाता है, इसलिए इफेक्ट आएगा कि नंबर ऑफ डेली एक्टिव यूजर ज्यादा हो जाएगा। तो फिर हर तरह के ईसीपीएम इन्वॉल्व हो जाएगा, हर तरह के रीजन और हर तरह की स्टेट्स आ जाएगी। अमेरिका के अंदर भी कितनी सारी हैं, तो हर एक का डिफरेंट होगा। तो उस एडवर्टाइजर की ज्यादा होने की वजह से आपका एवरेज ईसीपीएम कम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 1 by 1 उसकी रिक्वेस्ट देखोगे तो ईसीपीएम उतना ही होगा। ये है सही। थैंक यू सो मच जी। मेहदी भाई बस वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं उसमें ना बहुत ज्यादा लॉस बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो वो आपसे डिस्कस करना था। ऐप लेविन से रिलेटेड है कि ऐप लेविन मैक्स मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मेरा चाइना में रेवेन्यू नहीं आ रहा, जबकि iOS की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उसका मेरा चाइना में यूजर भी जो है वो तकरीबन मेरी 4-5 गेम्स का अच्छा से महीना है 20,000 25,000 है पर मंथ, ठीक है। और उसका जब मैंने काम स्टार्ट किया था उस वक्त मैं सिर्फ एडमॉब ऐप लेविन को यूज कर रहा था, और वो वाला पैकेज सिर्फ एक ही गेम में लगा हुआ है और उधर से रेवेन्यू आ रहा है। जबकि मेरा दोस्त है, दो तीन दोस्त हैं, उनसे मैंने जब ये चीज डिस्कस की है तो उनके पास चाइना में रेवेन्यू शो हो रहा है। अच्छा। तो मैक्स के अंदर ऐप लेविन मैक्स वो यूज कर रहे हैं, उनके पास शो हो रहा है, बट मेरे पास शो नहीं हो रहा। मैं डेवलपर एंड से सारी चीजें देखी हैं, वो डेवलपर कह रहे हैं हमने अपडेट भी कर लिया हुआ है, जो है सारी चीजें कर ली हुई हैं, तो बट ये इशू मैं जो है ना ये फेस कर रहा हूँ। इसको कैसे, इस लॉस को कैसे कवर किया जाए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कोई थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा डेवलपर मैं एंड आपको से ना जो भी। मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको यूजर अपने iOS के ऊपर चाइना से नजर आ रहा है, वो चाइना मेनलैंड का यूजर नहीं है। पहले तो अपने माइंड में ये बात बिठा लें, ठीक है ना। जो आपके दोस्त भी लेकर आते हैं ना, आपका मतलब जो डाटा आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो चाइना मेनलैंड का यूजर नहीं है। ये भी अपने पास अपने बात कहीं लिख लीजिएगा। उसकी रीजन ये पता चलेगा है, मेनलैंड का सर है या नहीं? मैं सर आपको बताता हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसा पब्लिशर है जिसने चाइनीज गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, जिसे के अंदर आपकी कंपनी को रजिस्टर करवाया हो या लिस्टेड करवाया हो? नहीं, ऐसा नहीं तो है। नहीं है। अगर नहीं है तो आपकी कोई भी ऐप या कोई भी गेम चाइना में पब्लिश ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी मोनेटाइजेशन नेटवर्क इस वक्त पाकिस्तान या हम लोग यूज कर रहे हैं इंक्लूडिंग एडमॉब, वो तो चाइना में बैन है। फिर से मेरी गेम के ऊपर उसका रेवेन्यू क्यों आ रहा है? उसका रेवेन्यू बताओ ना मैजिक को कहां से आ रहा है? मैं सर वही बता रहा हूँ ना, वो वही यूजर्स हैं जो मतलब सेल फोन अपना फॉर एग्जांपल बाय अपनी कंट्री से करते हैं, लेकिन वो ट्रैवल कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है ना। तो
वो बड़ा क्लियर है, बहुत क्लियर है, ये आंसर बहुत क्लियर है कि वो यूजर है जो चाइना का, जिनके पास मतलब लोकलाइजेशन में भी हो सकती है या वहां के रेजिडेंट हो सकते हैं, बट वो चाइना में नहीं है, वो आउट ऑफ चाइना है। उसकी रीजन है, आपने सिर्फ ये करना है, आपकी जो ऐप अवेलेबिलिटी है ना, वहां जाकर चाइना मेन लैंड को जरा चेक करना है, तो आपसे उसी वक्त आपका एप्पल डेवलपर पूछ लेगा कि भाईजान आप यहाँ पे। बट मेहदी भाई जब उसी तो गेम्स की अपडेट ना मैं सिर्फ यूनिटी और एडमॉस के साथ देता हूँ ना, तो फिर वहां से इम्प्रेशंस और वो आना शुरू हो जाते हैं। फिर यूएस वाली साइड पे उस साइड पे जो है ना ईसीपीएम गिरना शुरू हो जाता है। सर अर्ज ये अब ये क्या है, है क्योंकि अर्ज इसमें अर्ज तो यूजर थोड़ी वो सर कर रहा होगा अर्ज है, ट्रैवल। मैं सर अर्ज ये कर रहा हूँ कि आपने, ये हम दोनों के दरमियान अब कंफ्लिक्ट इसलिए आएगा कि आपने वो गाइडलाइंस रीड नहीं की और आपको इस बात का इल्म नहीं है कि चाइना में आपकी ऐप पब्लिश हो ही नहीं सकती। इस बात का हमें पता है। उसकी रीजन है कि हमारी जितनी भी एप्स ग्लोबली हैं, उतनी वो सारी एप्स एक नई एपीके के साथ सिर्फ चाइना में पब्लिश हुई हुई हैं, और हम वो थ्रू पब्लिशर करवाते हैं, मतलब हमारा कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल हमारी XYZ गेम है, वो थ्री पजल लगा ले, थ्री पजल हमारी गेम की 2 एपीकेज हैं, एक आपको चाइना थ्री पजल चाइना अलग से दिखेगी, वो सिर्फ चाइना स्टोर पे है, और एक हमारी आपको दिखेगी ग्लोबली, ठीक है ना। उसकी रीजन है हमारे पास पब्लिशर है, और जो SDK हम लोग उस बाइनरी के अंदर या एपीके के अंदर या AAB के अंदर यूज करते हैं, वो हम लोग ऐप लॉबिन ये नहीं करते, तो वही करते हैं जो चाइनीज गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की हुई है। गवर्नमेंट कह रहा हूँ, मेरे मुंह से गवर्नमेंट निकल गया, एक्चुअली चाइनीज गेमिंग पब्लिशर्स ने हमें प्रोवाइड की हुई है। तो वो जो हमें भी यही लगता था कि यार चाइना का यूजर आ रहा है, इंप्रेशन अच्छा हो रहा, नहीं हो रहा, वो दरअसल सिर्फ एक आप कह लें छलावा है आपकी आंखों का, और कुछ भी नहीं है। इसका आंसर ये है कि आपको गाइडलाइंस बड़े आराम से आप ही कंसोल में मिल जाएंगी, आप वहां पे जाएं, वहां पे जाके देखें, चाइना मेनलैंड आपका चेक नहीं होगा, जब आप उसे चेक करेंगे वो आपसे पब्लिशर आईडी मांग लेगा, और वो आपके पास होगा, ठीक है। मेरा ख्याल है कि इसे यहाँ पे क्लोज करते हैं, हमने काफी टाइम भी ले लिया। मैं भी आपका बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सेशन का हिस्सा बन सकूं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं उमर भाई, और आपने जो माशाल्लाह ये काम शुरू किया है, इसको इंशाल्लाह मिलके लेके चलते हैं। और एक अरसा हो गया मैं ये काम मतलब कर रहा हूँ, मेरे दोस्त भी जानते हैं, मैंने बड़ी कोशिश की कि हमारा मकसद यही है कि हम मैक्सिमम मतलब नॉलेज एक दूसरे को दें, और जो हमारे वो भाई जो मतलब फंसे हुए हैं, जैसे अभी कितनी सारी कंफ्यूजन्स है, वो हमने क्लियर की कि भाई जो आपको नजर आ रहा है वो एक्चुअली नहीं है, तो हम इन चीजों को क्लियर करें और एक स्टेप आगे चलें, ठीक है ना। तो हम ये भी कर सकते हैं मिलके कि फॉर एग्जांपल सारे दोस्त मिले, हम छोटे छोटे जितने भी डेवलपर्स हैं मिले, एक कंसोल लेते हैं और हम लोग मिलके मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब मैं एक अपनी वो अंदर से एक स्टूपिड सोचें नहीं होती, वो बताना चाह रहा हूँ दरअसल, कि मिल के लेके चलें और मिल के एक ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जिसका प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट शेयर ज्यादा हो, और हम लोग मैक्सिमम लोगों को फायदा दे सकें और लोगों के घरों के चूल्हे जलें। तो ये हमारा है बस। बाकी उमर भाई ओवर टू यू। मैदी थैंक यू सो मच। आप अकेले कर रहे थे इतने अरसे से काम, अब आपके साथ जो ही होता है ना, जब बंदा अकेला चलता है ना, आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग मिलने लग जाते हैं। तो अब हम भी आ गए हैं, हमारी तरह के और भी लोग आएंगे। वही बात दोबारा आखिर में करूंगा कि जी कोलैबोरेशन करें, कोलैबोरेशन करने के बावजूद भी हम नेशनल टारगेट नहीं अचीव कर सकते, कंपटीशन को भूल जाएं। अपने अगले सेशन के लिए जो आप रिक्वायर्ड करते हैं, जो आप चाहते हैं कि हम किस बारे में बात करें, मायदा हेल्पलाइन पे हमें बताएं या मैदी के ग्रुप में बताएं कि किस बारे में बात करना चाहते हैं, हम उस सेशन को लेके आएंगे। मेरा अपना दिल ये है कि नेक्स्ट टाइम मैं LTV के ऊपर बात करूं कि LTV क्या होती है, कैसे निकालते हैं और इसका कितना इम्पैक्ट होता है। तो अगर आप लोग बताएं, आप लोग सजेशंस दें, इंशाल्लाह अगली दफा जरूर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। मैदी एक दफा फिर आपका बहुत थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज। उमर साहब, हेलो उमर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका माइक म्यूट हो गया है उमर साहब। उमर साहब मैं आपको नहीं सुन पा रहा।